त्यौहार हो या खास महीना, आलमी वबा भी मुनाफाखोरों के लिए बड़ा मौका लेकर आ गई। कोरोना की वबा के दौरान मुनाफाखोर सरगर्म, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, दवाएं और अस्पतालों के चार्जेस बढ़ा दिए। कोरोना से सेहतमंद अफराद होशियार, प्लाज्मा फरोख्त करने की कोशिश सजा दिला सकती है। प्लाज्मा की फरोख्त के लिए सरगर्म एजेंट्स और पाकिस्तानी कवानीन का तफसील के साथ होगा तस्करा। क्या एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगेगी या नहीं? सिंध हुकूमत क्या फैसला करने वाली है? कराची समेत कहां कहां लगने वाली मंडियां हुकूमती फैसले के मुंतजर हैं। ये सब आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। पूरा हफ्ता कैसे गुजरा, फिर ये 2 रोज कैसे गए पता ही नहीं चला। और कैसे पता चलता, हमने आपके लिए इतनी अच्छी एफर्ट करके कुछ स्पेशल सेगमेंट्स तैयार किए होते हैं और फिर हफ्ता इतवार को वो हम आपके सामने रखते हैं। इन 2 गुजरे दिनों में जो कुछ हो गया उसमें कुछ डिस्टर्बिंग खबरें भी आई, कुछ ऐसे मामला भी हुए जिसमें हमें लगा कि हमें आपको अपडेट करना होगा और तफसील के साथ उस सब पर बात करना होगा। वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। एक मामला ऐसा है कि जिस पे मैं और आप बहुत फिक्रमंद हैं। खौफ बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना से बचना ज़रूर है, लेकिन डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस सब से पहले बचना होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हो जाए, खुदा ना खास्ता आपके किसी प्यारे को कोरोना हो जाए, मायूसी उस सब से भी बढ़कर मोहलिक रहेगी। तो हमने ये सोचा है कि आज हम आपको उन फाइटर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने लड़ा और कोरोना को हराया। एग्जैक्टली। रोजाना हम जब शो में गुफ्तगू करते हैं, हम स्टैट्स आपके सामने रखते हैं, बट जिस तरह किरण भी आपने भी कहा कि आज हमने सोचा कि हम आगाज करेंगे शो का एक बड़ी पॉजिटिव खबर के साथ, जो लड़ते हैं कोरोना से और जो वॉरियर्स हैं। यानी अगर हम ये बात कर लें कि अब तक कितने अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, तो फिगर्स बहुत अच्छी हैं। 53,721 अफराद ऐसे हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,248 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 97 अफराद की मौत के बाद अमवात की तादाद 2,729 हो चुकी है। और अगर हम प्रोविंशियल ब्रेकडाउन भी आपके सामने रख दें तो पंजाब में 54,000 मरीज़ हैं, सिंध में 53,000। बल्कि जब मैं कहता हूँ मरीज़ हैं तो मैं गलत कहता हूँ, क्योंकि अब ये सारे मरीज़ नहीं हैं। इनमें बहुत से ऐसे हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन येस, वो स्टैट्स आपके सामने रखने भी बहुत ज़रूरी हैं। केपी अब तक जो फिगर्स हैं वो हैं 18,000 तक यहाँ पर लोग मुतासर हो चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद यहाँ पर 8,000 अफराद इससे अब तक मुतासर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। आज हमने सोच लिया है कि आज जिस तरह हमने आगाज़ किया है शो का, कि हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कितने अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी। तो हम रोज़ाना कोशिश करेंगे हम इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करें। और नया दिन हमेशा यही कोशिश करता है कि ये जो छोटी छोटी मुन्नी सी खुशियाँ होती हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती हैं। ये मायूसी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए तो हम इसी सब की कोशिश को जारी रखेंगे। और हम रोज़ाना की बुनियाद पर जब आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे, फिगर्स रखेंगे, खासतौर पर कोरोना के, तो इन आदाद शुमार में सबसे पहले इन्हीं फाइटर्स और सर्वाइवर्स की एग्जैक्टली हम बात यूँ करेंगे कि जो आधा ग्लास भरा हुआ है उसी की बात ज़्यादा करें, जो आधा ग्लास खाली है उसकी बात ना करें। एनीवेज, ये वाली बात ये वाली बात है कि आधा ग्लास है, आधा ग्लास पानी है, ये हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं बातें। एनीवेज, जब हम ये गुफ्तगू करते हैं कि कौन कौन मुतासर हुआ है, ज़ाहिर है बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इस कोरोना वायरस से मुतासर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक हो, शोबिस से ताल्लुक हो उनका। बहुत से लोग स्पोर्ट्स की बात कर तो शायद खान अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है वो बीमार थे, लेकिन और किरण उन्होंने शुक्रिया अदा किया है अपने मद्दाहों का, जिन्होंने उन्हें बहुत सारे मैसेजेस किए और उनके लिए दुआएं की। तो उन्होंने कहा थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरे लिए दुआ की। और उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी बातें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। जो लोग उनके लिए दुआएं करते रहे वो बहुत उनके लिए अहम है, वो इन सब के मशकूर हैं। इस मुश्किल वक्त में मदद के मुंतज़िर अफराद को तलाश करना, उनका ख्याल रखना, जितने लोग शाहिद खान अफरीदी को याद रख रहे हैं वो ये एफर्ट्स भी याद रखें, अमलन इसके ऊपर काम करें। 13 जून को शाहिद अफरीदी ने अपने कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये मैसेज किया था, ये बता दिया था। लॉकडाउन के दौरान शाहिद खान अफरीदी ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम का काम जारी रखा था, उनका ख्याल रखना जारी रखा था। तो अब जबकि वो फिर क्वारंटीन हुए हैं तो अपनी तबीयत के बारे में भी साथ के साथ बता रहे हैं।
तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप लोगों को हेल्प करते रहें, दूसरे ये कि आप अपना भी ख्याल रखें। और अगर हुकूमत की कोशिशों के बावजूद ऐसा पसंद करने वाले लोग हैं और उन सब की बातों के बावजूद भी आप ध्यान ना रखें तो फिर आपको क्या कहा जाएगा जी। हफ्ता और इतवार लॉकडाउन है, कहा गया, बताया गया, लेकिन कराची के शहरी बिल्कुल घर में बैठने को, टिकने को तैयार नहीं है। इसी रवैये के ऊपर मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हुकूमत कोरोना का रोना रो रो कर थक गई है। आज भी लॉकडाउन है। तमाम बड़ी बड़ी मार्केट्स इसलिए बंद करवाई गई हैं ताकि रश से बचा जा सके। क्या आवाम को अपनी सेहत का ख्याल है? आइए आपको चंद झलकियाँ दिखाते हैं। कौन सा लॉकडाउन, कहाँ का लॉकडाउन, हफ्ता हो या इतवार, शहरियों को नहीं परवाह कि कोरोना कर रहा है वार। कराची वालों को तो बस बाहर निकलने का है बुखार। उस्मानाबाद के इस बाजार में जरा इन वालिदैन को तो देखें जो अपने मासूम बच्चों को मुफ्त में कोरोना खरीद कर दे रहे हैं। अब इन खवातीन को कौन रोके? भला क्या लिपस्टिक खरीदना जान से ज्यादा जरूरी था जो गैर जरूरी बाजार में खरीदारी करने चली आई? ना मास्क पहना है, ना कोई और एहतियात, मगर कैमरा कर अपनी लापरवाही छुपाने लगी। यकीन जानिए इस भरे मजमे में मैंने और मेरे कैमरामैन फैसल आगाई ने सिर्फ मास्क पहन रखा है। यहाँ पर कोई भी अपनी जिंदगी के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रहा। समा के कैमरे को देखकर इस जिम्मेदार शहर के लापरवाह लोग गुस्से में आ गए। सूरत हाल तो आपने देख ली। खुदारा अपना नहीं तो दूसरों का ही ख्याल रखें। जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं, आप भी हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कौन संजीदा नहीं है ये आपने जाना, कौन बड़ी संजीदगी के साथ अपना काम करता है। हर त्यौहार पर, हर मसले में, हर मामले पर वो होते हैं मुनाफाखोर। ये मौका देखते नहीं कि सरगर्म हो जाते हैं। यही तो वजह है कि कोरोना की वबा में भी इन मुनाफाखोरों को कमाई का जरिया मिला। मुख्तलिफ शहरों में आवाम की जेबें खाली की जा रही हैं, खंगाली जा रही हैं। फैसलाबाद में तैयार होने वाला 10 रुपए का मास्क कराची पहुंचते पहुंचते 30 से 35 रुपए में हो जाता है और बिक जाता है। और कराची की ही बात है तो यहाँ तो इंतहा हो गई। मुनाफाखोरों ने मरीजों के लिए सांस लेना भी महंगा किया। शहरियों के लिए ऑक्सीजन खरीदना दुश्वार होता चला गया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेगुलेटर और इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है जिसकी कीमतों में 500% तक का इजाफा कर दिया गया। लाहौर में एक्टेमरा नामी इंजेक्शन, हमने इसकी बात की थी, ब्लैक में 2 या 3 हज़ार नहीं बल्कि 1 लाख रुपए से भी जायद में ये फरोख्त हो रहा है। पेशावर में कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद का प्लाज्मा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके लाखों रुपए में मुतासरीन को फरोख्त किया जा रहा है। जो सर्वाइव करके आया, जीत के आया, जिसने सारी की सारी मुश्किल उठाई, उसमें इतनी सेंसिबिलिटी पैदा नहीं हुई कि वो इसके ऊपर ना तो कारोबार करे ना दूसरों को करने दे। और किरण, सवाल करें तो किससे, उंगली पॉइंट करें तो किस पर? अवाम ही है जिसका ये रवैया है, क्योंकि माफिया हो तो वह अवाम से है। कोई किसी का प्लाज्मा खरीद रहा है तो जाहिर है वो अवाम से ही है। कोई किसी को ब्लैक में बेच रहा है वो भी अवाम में ही है। तो यानी ये अवाम की बुनियादी जिम्मेदारी थी जो कि उन्होंने अदा नहीं और की। जब हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं, आप खुद भी जाएं और उनसे जाके बात करें तो वो कहते हैं हम क्या करें, इंतजामिया मौजूद नहीं, हम क्या करें, सिंध हुकूमत नहीं देख रही, हम क्या करें, विफाक नहीं देख रहा। भाई आपको जो करना है वो ये कि आप ना तो ऐसे लोगों को हेल्प करें और ना तो खुद इस तरह के किसी ख्याल में मुब्तला रहिए। मुश्किल वक्त जैसे आपके लिए वैसे दूसरों के लिए भी है। और इसमें ये भी हम ऐड कर देते हैं कि अगर आपकी नजर से ऐसा कोई मामला गुजरे, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कोई इस माफिया से है, वैसे तो मैं बार बार कहूंगा कि हम खुद इस माफिया से, क्योंकि अवाम में ये माफिया है, हमें खुद इसको लोकेट करना है, हमें खुद इसके हवाले से आगाही भी देनी है और लोगों को बताना भी है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना। क्योंकि जाहिर है लॉज भी होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान अपनी जगह, लेकिन लॉज होते हैं। तो जो चीज़ गलत है वो गलत है। कोई पकड़ नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है वो गलत नहीं है। अगर आपके बड़े भी कर रहे हो, पॉलिसी बनाने वाले भी कर रहे हो, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कराने वो भी कर रहे हो, तो गलत तो बहरहाल गलत है। इसको हमने लोकेट लाजमी करना है। और इसमें आपको याद होगा कि हम अरसे से ये बात सुनते आ रहे हैं कि अगर इंसान के हाथ हो ना तो वो दूसरे इंसान की सांस भी बंद कर दे। ऐसे ही हो रहा है जी। कराची में ऑक्सीजन का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया। exactly. अफसोस हुआ इस पर। बहुत अफसोस की बात है किरण। और जाहिर है जब हम बात करें कि मुनाफाखोरी की, और मुनाफाखोरी की कोई एक मिसाल हमारे सामने आज नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि आज भी और आइंदा आने वाले शोज में भी हम आपके सामने मामलात रखें जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया। वो चाहे मास्क हो, वो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वो चाहे प्लाज्मा हो, वो चाहे पल्स ऑक्सीमीटर हो, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनकी कीमत में 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, मतलब कई गुना इजाफा इसकी कीमतों में हो चुका है। और जाहिर है
जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो तो अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो पहले कर सकते थे वो भी अब नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन सिलेंडर, इसकी कीमत में 500% इजाफा कर दिया गया है। सलमान अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उनके पेट ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं जिंदगी बचा दो। उनके घरों में सोफ्ता तारी हुआ। शर्म उनको फिर भी आती नहीं। इस बार तो मुनाफाखोरी की हद ही हो गई। एक सांस के बदले कीमत अदा करना पड़ेगी। जी हाँ, कराची में कोरोना मुतासिरीन के अहले खाना ऑक्सीजन की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। हॉस्पिटल्स में आप जाएं, वहाँ पे इतना बुरा हाल हुआ हुआ है, कहीं भी सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पे सिलेंडर अवेलेबल है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे वो पैसे इतने ज़्यादा बोल रहे हैं। सिलेंडर जो 2000 रुपये का सिलेंडर था, अब वो सिलेंडर हमें 10,000 रुपये में पड़ रहा है किट समेत, लेकिन अब मजबूरी है, लेना पड़ रहा है ये। और उनकी इसी परेशानी का फायदा उठाकर मुनाफाखोर खुद को जिंदगी का सौदागर समझ बैठे और एक सांस की कीमत वसूल करने की ठान ली। ये वाला सिलेंडर पहले था 4,000 रुपये का, अब ये सिलेंडर इस वक्त 10,000 रुपये का खाली सिलेंडर। ये वाला सिलेंडर था 8-9 हज़ार रुपये का, आज ये 25,000 रुपये का हो गया। ये 350 CFT का सिलेंडर है, ये इस वक्त 35,000 रुपये का हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और पल्स ऑक्सीमीटर की कीमतों में 500% इजाफा कर दिया गया है, जबकि मसनूई बहरान पैदा करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट ही बंद कर दिए। मेडिकल ऑक्सीजन के कारोबार से वाबस्ता मोहम्मद आसिफ इस सूरत-ए-हाल पर आपदीदा हो गए। मैंने देखा है कोरोना के मरीजों की हालत कैसी, मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके पेट ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं ज़िंदगी बचा दो हमारी। उनके घरों में सोफ्ता तारी हुआ, बच्चे रो रहे हैं, पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मुल्क में तब्दीली आएगी, कहाँ गई तब्दीली? समा ने ऑक्सीजन डीलर से बात की तो उन्होंने सारा मसला अस्पतालों की जरूरत को करार दिया। मगर क्या अस्पतालों की जरूरत पूरी करने का मकसद मार्केट में ऑक्सीजन की कीमत बढ़ा देना है? एक कराची में प्लांट था बहुत बड़ा, वो कोई खराब हो गया, जिसकी वजह से कुछ कराची में ऑक्सीजन जा रही है और बकाया पंजाब में कवर कर रहे हैं, लाहौर में कवर कर रहे हैं। प्लांट्स वाले टोटल वो कह रहे जी हम सॉरी माजरत, हमने सबसे पहले हॉस्पिटल्स में देनी। ऑक्सीजन सप्लायर्स के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से मुल्क में सिलेंडर्स की दरामद नहीं हो रही है। वो सिलेंडर हो, वो मास्क हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो प्लाज्मा हो, इससे मुतालिक आप सिर्फ एक पोस्ट करके देखिए किसी भी फेसबुक पेज पर, नीचे आप कमेंट्स देख लीजिएगा कि बहुत से लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे कि हाँ हम फैसिलिटेट करते हैं। दैट इज द माफिया। एनीवेज, हम इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो सेहत याब हो रहे हैं उन लोगों के लिए एक अहम खबर हमारे पास है। अगर प्लाज्मा बेचने की किसी ने कोशिश की तो सजा मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कोई भी शहरी अपने जिस्म का कोई भी आज़ा बगैर हुकूमती मंजूरी के फरोख्त नहीं कर सकता। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे रिपोर्टर ने लाहौर से, दानियाल उमर। बेहद शुक्रिया आपके वक्त है दानियाल। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ऐसी खबरें हैं पंजाब और यानी स्पेशली लाहौर से मुताल्लिक, यहाँ पर भी प्लाज्मा बेचा जा रहा है, यहाँ पर भी माफिया है? जी शोएब, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है जिस तरह के मुल्क भर के अंदर प्लाज्मा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो है वो प्लाज्मा की सेल और परचेज़ की जा रही है। तो लाहौर के अंदर भी मुख्तलिफ मुकामात पर हमने ये बात देखी है कि जिन लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत है और वो कोविड-19 इफेक्टेड हैं, वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सोशल मीडिया पर ये बात लिख रहे हैं कि हमें प्लाज्मा जो है वो आप अगर डोनेट नहीं कर सकते तो इसको सेल कर दें। और यही वो वजह है कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचाना चाहते हैं, अपने प्यारों की ज़िंदगियां बचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अब मजबूर हो गए हैं डोनेशन मांगने के बजाय उसे ख़रीदने के ऊपर। और उसके बाद बारी आती है उन लोगों की जो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, जो कोविड-19 से रिकवर कर गए हैं, वो उसके बाद इस प्लाज्मा को सेल करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का कानून है या जो पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, उसके कानून के मुताबिक भी कोई भी जिस्म का आज़ा या खुलिये जिनके अंदर खून भी शामिल है, उसकी सेल परचेज़ नहीं की जा सकती, उसकी तिजारत नहीं की जा सकती, वरना इस पर मुख्तलिफ सज़ाएँ जो है वो कानून तजवीज़ भी करता है। अगर आप ये जो तिजारत है, इसकी खरीदो फरोख्त है, इसमें मुलविस होते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो सज़ा होगी 1 से 10 साल की उम्र तक की सज़ाएँ जो है वो मुख्तलिफ जुर्म के ऊपर मुख्तलिफ सज़ाएँ जो है वो हो सकती हैं।
दूसरी तरफ जहां से ये मसला प्लाज्मा का है, ये इसको खरीदो फरोख्त की जा रही है, वहीं पर यह बात भी बताना बहुत ज़रूरी है कि कई ऐसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि इसको डोनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी सेल परचेज की जा रही है, अच्छे लोग हैं डोनेट कर रहे हैं, उसकी जो है वो खरीदो फरोख्त के बजाय जिसको ज़रूरत होती है दूसरे शहरों में भी ट्रैवल करके जा रहे हैं। ठीक है, और वो जो हमने इंजेक्शन की बात की थी, एक्टेम्बरा की बात की थी, उसके बारे में कुछ हुआ? अब तो मामला समा ने भी उठाया, दीगर चैनल्स ने भी उठाया, खबरों में भी आया कि ब्लैक में इतना महंगा हो गया ये इंजेक्शन। फिर इस सिलसिले में कुछ हुआ, कुछ लोगों को पकड़ा गया? जी बिल्कुल, ब्लैक में तो ये इंजेक्शन जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है, एक्टेम्बरा का इंजेक्शन, लेकिन इस इंजेक्शन को जो ब्लैक कर रहे थे उनमें से किसी को भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। हाँ, ज़िले इंतज़ामिया ने कुछ रेड्स की थी लाहौर के अंदर, जहाँ पे कुछ लोग जो है वो पकड़े गए थे और इसके बाद इसका धंधा कर रहे थे, इसको लाखों रुपए में बेच रहे थे, 6 लाख रुपए तक जो है वो इसको सेल की जा रही थी। वो ज़िले इंतज़ामिया ने तो रेड की, लेकिन अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस इंजेक्शन को महंगा बेच रहे हैं। और हम बहसीत कौम इसी तरह जब कोई मुश्किल आन पड़ती है तो मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो महंगा कर देते हैं, जो कि खासा अफसोस की बात है। ये अफसोस का मकाम भी है कि मशहूर होने में कई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी पाई जाती हैं कि आया इंजेक्शन इतना मशहूर क्यों हो गया, क्योंकि 100 से ज़ायद मेडिसिन का ट्रायल जो है वो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप कर रही है पंजाब के अंदर पेशेंट्स के लिए। लेकिन एक्टेम्बरा इंजेक्शन ऐसे मशहूर हो गया है जिस तरह के शायद ये ही एक इंजेक्शन है जो कि किसी भी कोरोना मरीज की जिंदगी बचा सकता है, हालांकि ये सिर्फ एक ट्रायल इंजेक्शन है। सही। अच्छा दानियाल, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे प्लाज्मा से मुतालिक, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि जाहिर है कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं जहां पर प्लाज्मा से मुतालिक काम हो रहा है, क्योंकि जाहिर है ट्रायल पर है। ऐसी सूरत हाल में जाहिर है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई अपना प्लाज्मा किसी को यूं ही डोनेट कर दे, यूं ही से मुराद मेरी है कि पैसे लेकर डोनेट कर दे उस हॉस्पिटल के बगैर। तो ऐसी सूरत हाल में कोई कार्रवाई हुई है, कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसी जगह जहां पर रेड की गई हो? क्योंकि इस सिचुएशन में तो पकड़ना आसान है। यस जी, अभी तक तो चूँकि गवर्नमेंट कह रही है कि जो प्लाज्मा का सारा सिलसिला है वो एक ट्रायल की बुनियादों पर चल रहा है और हुकूमत भी मुख्तलिफ लोगों के जो है वो ट्रायल कर रही है। ट्रायल तो मुख्तलिफ जगह पर इसका चल रहा है, लेकिन एज सच इस तरह की कोई रेड नहीं हुई कि जहाँ पे प्लाज्मा की कोई ख़रीदो फ़रोख्त चल रही हो। मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जावेद अकरम, कल उन्होंने भी इस मामले को कंडेम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास भी इस तरह की शिकायत जो मौसूल हो रही हैं कि लोग, अब हम चूँकि लोगों से प्लाज्मा का अतिया मांग रहे हैं, वो भी डॉक्टर ताहिर शमसी के साथ मिलकर जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि आप प्लाज्मा दें, लेकिन ऐसी कंप्लेंट्स लोगों की तरफ से मौसूल हो रही हैं कि हम जब किसी से प्लाज्मा मांगने जाते हैं तो वो पैसों का मुतालबा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की हुकूमती सतह पर अभी तक कोई भी इस तरह की रेड्स या ऐसा कोई कार्रवाई का सिलसिला नहीं हुआ। सही। एक बात दानियाल जरा सा आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो अतिया करना है ये इसके ऊपर जो कवानीन है वो तो बड़े क्लियर है। बहुत बहस के बाद, बहुत मुबाहिसे के बाद, बड़ी मेहनत के बाद में कवानीन को जो है ना वो फाइनल किया गया था। तो इस क्लैरिटी के बावजूद अगर प्लाज्मा की बात आती है तो लोगों को नहीं पता होता कि उनको क्या सज़ा मिलेगी या इस सिलसिले में उन्हें करना क्या चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे क्विकली बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें शायद कवानीन के बारे में लोगों को पता नहीं है। मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स बनाए जाते हैं और कई तजावीज़ ये भी हैं कि प्लाज्मा बैंक बना दिया जाए जहाँ से जो है वो लोग इसको ईजीली ख़रीद सके। लेकिन चूँकि एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है, जो एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि प्रोसेस स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलती हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि शायद लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि ये जो वो काम कर रहे हैं इस पर मुख्तलिफ सज़ाएँ तजवीज़ हैं, और अगर वो पकड़ में आ जाते हैं, गिरफ्त में आ जाते हैं, तो इस पर उनको सजा मिलेगी। दानियाल बेहद शुक्रिया, आप सिलसिले में आगाह किया। ये तो हम बात कर रहे थे पंजाब की, बात कर रहे थे हम लाहौर की कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, लेकिन यही खबर पेशावर से भी रिपोर्ट हुई थी कि वहाँ पर प्लाज्मा ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा था। यानी कुछ एजेंट्स हैं सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, वो कांटेक्ट करते हैं उन सेहतयाब होने वाले अफराद से जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी होती है, उनसे वो प्लाज्मा 1 से 2 लाख रुपए में खरीदते हैं और उसे ज़रूरतमंद मरीज को 6 से 8 लाख रुपए में फ़रोख्त करते हैं। ये सारी डीलिंग खुफिया तरीके से सरकारी हॉस्पिटल्स के बाहर होती है। तर्जुमान हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स को भी घिनौने धंधे की कई शिकायत मौसूल हुई हैं। जनाब, मुनाफाखोरों पर तो हम तफसील के साथ बात करेंगे। ये बताना भी आपको ज़रूरी है कि कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद में प्लाज्मा अतिया करने का रुझान कम है। ये बड़ा मसला है, इसीलिए मुल्क में प्लाज्मा अतिया करने वालों की तादाद कम और प्लाज्मा लेने वालों की ज़्यादा होती चली जा रही है।
अरहम खान से हम पहले इस सिलसिले में बात कर लेते हैं और फिर जरा इसके ऊपर तफसील के साथ गुफ्तगू भी होगी। अरहम, जरा बताइएगा तो सही, अतिया करने के रुझान में कमी की वजह क्या है? अब तक अथॉरिटीज क्या समझ पाई है इस सिलसिले में? आपने क्या देखा, क्या मालूमात इकट्ठा की? बिल्कुल किरण, लोग जो सेहतयाब हो रहे हैं कोरोना वायरस से, प्लाज्मा अतिया करने का रुझान हम इस्लामाबाद में बहुत कम देख रहे हैं। अगरचे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स भी बन गए हैं, पेजेस भी हैं और हर दूसरा बंदा यही कहता है कि हमें प्लाज्मा चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि हम प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। और इस्लामाबाद में भी प्लाज्मा अतिया करने का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद जब हमने पता किया डीजी हेल्थ सर्विसेज से तो हमें ये मालूम हुआ कि लोग प्लाज्मा लेने के लिए तो कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन देने के लिए कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और वही बात जो सामा ने भी मामला उठाया है कि लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हर कोई प्लाज्मा बेच रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नादानिस्ता तौर पर उन एजेंट्स के हाथ लग जाते हैं जो उन्हें ये कहते हैं कि हम प्लाज्मा किसी को अतिया करेंगे। तो क्योंकि मैकेनिज्म अभी तक नहीं बने, ट्रायल बेसिस के ऊपर है प्लाज्मा, तो बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं। और दूसरी बात यह है कि चूँकि जो सेहतयाब हो रहे हैं, इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं लोग, तो वो ये कहते हैं कि हमने पहले ही इतनी बीमारी सही है, इतना 2 हफ्ते 3 हफ्ते, फिर 2 टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, हमने इतनी खुराक खाई है, घर वालों से दूर रहे हैं, तो अब हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम दोबारा जाएं, एंटीबॉडीज टेस्ट कराएं और उसके बाद हम प्लाज्मा अतिया करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हमारी है। अरहम, हमने मुख्तलिफ शहरों से मालूमात इकट्ठा की, हमारे रिपोर्टर्स गए तो यही पता चला कि सोशल मीडिया पर और कहीं पे ग्रुप्स बन गए, पूरे पेज बन गए हैं कि भाई प्लाज्मा हमको बेच दें, इस तरह से। ये इस्लामाबाद में भी हो रहा है, कुछ इसी तरह के मामला हैं, वहाँ भी थोड़ा सा क्विकली बताइएगा। इस्लामाबाद में जैसा मैंने आपको बताया, पेजेस और ग्रुप्स तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो तादाद लेने वालों की है ज़्यादा है, देने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं है। और अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ जो इंतज़ामिया की तरफ से कि जिसमें ये कहा जाए कि किसी ने प्लाज्मा बेचने की कोशिश की है। वही बात मैंने पहले कही कि अगर ये चीज़ें सामने नहीं आ रही तो इसका मतलब कुछ तो पर्दादारी। बेहद शुक्रिया, हम बेहद शुक्रिया। साथ मौजूद ये इस्लामाबाद की सिचुएशन से मुतालिक हमें बता रही थी। मजीद बात करते हैं, डीजी हेल्थ इस्लामाबाद डॉक्टर हसन ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सबसे पहले मैं जानना आपसे चाह रहा हूं स्टैट्स क्या है। अब तक जाहिर है 50,000 से जायद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है इन पाकिस्तान। उनमें से कितने ऐसे हैं, ज़ाहिर सब प्लाज्मा डोनेट कर भी नहीं सकते, बट कितने ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट स्टैट्स के मुताबिक, उन ज़ाहिर डेजिग्नेटेड प्लेसेस के स्टैट्स के मुताबिक जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है अब तक? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समा का। मैं सारी गुफ्तगू भी आपकी सुन रहा था, मैं थोड़ा से इसके अवामिल भी बताना चाहूँगा। असल में एक बात जो बिल्कुल हकीकत के तौर पे सामने आई है कि ये एक पेंडेमिक जो है, इसने एक मेंटल डिप्रेशन में भी लोगों को डाल दिया है। अच्छा, ये चूंकि पेंडेमिक जो है वो मिडिल एज तो बूढ़े लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हमारे यहाँ जनरली ट्रेंड ये है कि जवान लोग अपना, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का भी देखें तो जवान लोग ज़्यादा वॉलंटियर होते हैं। इसमें चूंकि मिडिल एज भी इन्वॉल्व हैं और बूढ़े भी इन्वॉल्व हैं, तो जो रिकवर्ड लोग हैं उनको अभी तक इस बात का शऊर पैदा नहीं हो सका है कि प्लाज्मा से वो किसी की प्लाज्मा डोनेट करने से वो किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि 50,000 लोग रिकवर किए, बिल्कुल 50,000 लोगों ने से ज़्यादा बल्कि रिकवर कर गए, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स है ना। बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस भी होते हैं जो आपके डेटाबेस में नहीं आए होते, उनको कोरोना भी होता है, वो रिकवर भी करते हैं। अब उसमें ये है कि जो इस वक्त तक प्लाज्मा डोनर्स की तादाद है वो हार्डली 1% भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही लम्हे फिक्रिया है। इसमें मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा एक तो शऊर उजागर करने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि इसकी अफादियत क्या है, इससे आप किसी की जान किस तरह बचा सकते हैं, इससे आप वेंटिलेटर को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, इससे आप जिंदगी और मौत में फ़र्क डाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये भी बताने की ज़रूरत है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तहत ये एक बहुत बड़ा जुर्म है प्लाज्मा को बेचना। यानी देखें, उसमें एक आर्टिकल 3 है जिसके तहत आप उसमें एक तो ये पाबंदी भी लग गई है, आपके इल्म में है या नहीं, कि आप जो पाकिस्तानी हैं वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते अपनी किडनीज, वो किसी बाहर के आदमी को नहीं दे सकते।
पाकिस्तानी के ऑर्गन पाकिस्तानी ही के काम आएंगे। ये तमाम चीजें डिस्करेज करने के लिए कि कोई लेन देन ना हो, कोई बेचने की सूरत हाल पैदा ना हो। और अगर हो जाए, जैसे कि हम सर आजकल भी देख रहे हैं, हम वबा है, पूरी दुनिया उससे लड़ रही है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है अनबिलीवेबल, कुछ मामला ऐसे हो रहे हैं कि यकीन नहीं आता एक आम आदमी को कि ये भी वो जगह हो सकती है कि जहाँ पर कोई पैसा इकट्ठा करने की सोचे, ये भी वो जगह हो सकती है कि जहाँ पर कोई ब्लैक में काम करे। सर फिर उसका तदारुक सिर्फ और सिर्फ ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि एक आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ मालूमात बढ़ा दें तो फिर हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमको इस मामले को भी देखना पड़ेगा। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि पेज भी बन गया और फिर उसके बाद में ग्रुप भी बन गया व्हाट्सएप पे, और उस पर लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अब आप आ गए इतनी मुश्किल उठा के, तो अब आप इसके एवज पैसे लीजिए, प्लाज्मा दीजिए, पैसे लीजिए तो फिर होगा ये सब कुछ। सर कहीं ना कहीं तो हमें इसको देखना होगा ना, कुछ इसके लिए सजेशन बताइए, इस पे काम कैसे हो सकता है? जी, आपकी ऑब्जर्वेशन 100% सही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे मुल्क में हर चीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मार्केट में मास्क की कीमत जो 20 रुपए का मिलता था वो 200 रुपए का मिल रहा है। N95 जो 800-1000 रुपए का, जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। N95 जिसकी कीमत मैक्सिमम 300 से 400 रुपए होती थी, वो 1500 और मेरी मालूमात के मुताबिक 2000 तक बिका है। अब जो इंजेक्शंस एक ट्रायल के लिए आए हुए हैं, वो अगर उनकी कीमत 10,000 है, 50,000 में, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मैं समझता हूँ हमारे कौम के लिए एक लम्हे फिक्रिया है, और अगर हम इस वक्त दुरुस्त ना हुए तो हमारा कोई मुस्तकबिल मुझे बहुत तारीख नजर आ रहा है। इसमें लॉ की इम्प्लीमेंटेशन एक बुनियादी जुज है। अगर इस्लामाबाद में तो हमारे पास कोई ऐसे केसेस अभी रिपोर्ट नहीं हुए जिनका जो प्लाज्मा बेचने में मुलव्विस हों, लेकिन अगर हुए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग मिलके यकीनन उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई, मेरी विजन कम से कम यह है कि हम ऐसी कार्रवाई हमें करनी चाहिए कि वो इबरत का निशान बने। इसी तरह अगर केपीके में और पंजाब में केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट को बहुत ही सख्ती से डील करना चाहिए। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि गुर्बत की वजह से ये अवामिल पैदा होते हैं, तो आप ऐसे हालात पैदा करें कि अगर गरीब आदमी को भी प्लाज्मा चाहिए तो उसको प्लाज्मा मिले, और इसमें सिर्फ आप जो ब्लड बैंक के पैसे हैं 200-300 रुपए, वो अगर कोई लेबोरेटरी लेना चाहे, सर बात आपकी कच्ची वो भी मुकम्मल कर लें, लेकिन साथ में ये बताइए कि ऐसे लोगों को पकड़ना किस कदर मुश्किल है, और अगर आप लोग इस सिलसिले में मुतहर्रिक होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे कि फिर जिनको जो ये इस सिलसिले में काम कर सकते हैं, जरा हमारे आम आदमी को, देखने वाले को बताइए, एक्शन लेगा कौन, किस किस की मदद के साथ में लेगा? क्योंकि पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है अगर फेसबुक पेज बना हुआ है या व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इसमें एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है, होटा है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, जिसमें इस तरह के कानून बने हुए हैं कि किसी ऑर्गन को बेचना जुर्म है। फिर असल चीज देखिए समझने वाली ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमारे पास तमाम लॉज मौजूद हैं, हमारे पास लॉज की बुहतान मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन का फुकदान है, दैट्स राइट, कंपेयर करें तो इतने लॉज मौजूद हैं कि अनइमेजिनेबल, बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा लॉज मौजूद हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना स्पिरिट के साथ, सही उसको मायने के साथ, रूह के साथ, आप मुजरिम को पकड़ें और उसको सजा दें। बिल्कुल सही बात। मुजरिम को सजा हो जाएगी तो बाकी उससे इबरत हासिल करेंगे। दैट्स राइट सर। लेकिन मुझे बताएं, भी आपने खुद कहा कि इस्लामाबाद में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, इस्लामाबाद में आपकी नज़र से ऐसा कोई मामला गुजरा नहीं। सर अभी 6-7 मिनट पहले अरहम खान साहब मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि इस्लामाबाद में फेसबुक पेजेस पर लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर एक काम हो रहा है। FIA साइबर क्राइम को क्यों नहीं आप लोग उनके साथ कोलैबोरेशन करते और इन अवामिल के खिलाफ कार्रवाई करते? करनी तो बहरहाल आप लोगों नहीं है। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम के अलावा असल चीज है जो मौके पे जाकर उस आदमी को रगे हाथों पकड़ा जाए। नहीं, लेकिन सर कांटेक्ट का कौन से होगा ना, जब आपको फेसबुक पेज से मालूम हो जाएगा अच्छा ये वो शख्स है, और ज़ाहिर उसके बाद आईपी एड्रेस और बहुत से और मामला है जिनसे आप एटलीस्ट लोकेट कर पाते हैं हु एक्चुअली इज द क्रिमिनल। सर उस तक पहुंचना फिर तो आप लोगों की जिम्मेदारी, लेकिन स्टार्ट तो करेंगे ना। आई एग्री विद यू कि इसका एक साइबर क्राइम का कंपोनेंट है, इसका एक उस जगह का कंपोनेंट है
जहां से फिर इम्प्लीमेंटेशन का कंपोनेंट है। इसमें डिप्टी डायरेक्टर FIA से आज ही हमारी मीटिंग है और उस सिलसिले में वो जो मीटिंग के सिलसिले में इस चीज को हम आगे की तरफ ले जाएंगे कि साइबर क्राइम के तहत इन लोगों को बुनियादी रूट कॉज से वो किया जाए। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी कोई जिक्र हो रहा था प्लाज्मा बैंक्स का, मैं इसको सख्ती से डिस करूंगा। प्लाज्मा बैंक्स जिस तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के खुल गए, प्राइवेट खुल गए, बगैर स्टैंडर्ड के खुल गए, प्लाज्मा बैंक्स नहीं बनने चाहिए। ये गवर्नमेंट ने चंद हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट किया हुआ है और उन जो उसकी तशहीर होनी चाहिए उसकी तशहीर हुई भी है और मजीद होनी चाहिए। हमारी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसका मैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ हूं इस्लामाबाद का, इसने लॉन्च किया है प्रोग्राम। हमने अपने टेलीफोन नंबर्स दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डोनर्स की तादाद बहुत ही कम आई है। जैसे मैंने आपको बताया 1%। जितने आपके रिकवर्ड लोग हैं 1% से भी कम है, लेकिन रेसिपिएंट्स की तादाद बेतहाशा है। अल्लाह करे डोनर्स की तादाद चाहिए तो पहले ये भी बता दीजिएगा, बात मुकम्मल करते हुए सर अपनी ये भी बता दीजिएगा इंशाल्लाह ताला डोनर्स की तादाद बढ़े, हम भी एक सोचते हैं। ये फरमाइएगा कि बात भी मुकम्मल करें, साथ में ये बताएं सर कि जब आप ये कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए कुछ हॉस्पिटल्स हैं, तो फिर उसके बाद में जब आप ऐसा करने वालों को पकड़ेंगे तो फिर उन हॉस्पिटल से भी कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, या तो फिर ऐसा सिस्टम होगा कि फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते या तो गड़बड़ हो नहीं और गड़बड़ हो तो पकड़ी जाए। प्लीज इसको भी बता दीजिएगा। जी आप सही फरमा रही हैं। बुनियादी तौर पे देखें, ये एक नया मामला है प्लाज्मा का। ये नॉर्मली लोग कारोबार उन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स के बाहर करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी वो जुर्रत कर सकते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर करें, लेकिन हमारे मुल्क का कल्चर देखते हुए बिल्कुल उन हॉस्पिटल्स को मुबर्रा करार नहीं दिया जा सकता। हॉस्पिटल्स के अपने अंदर भी कुछ लोग हो सकते हैं जो मुलव्विस हों, तो डेफिनेटली अगर इसको देखा जाएगा तो होलिस्टिकली देखा जाएगा कि हॉस्पिटल्स के लोग अंदर, हॉस्पिटल्स के बाहर भी जो इन्वॉल्व है। राइट, लास्टली एक बार फिर अगर प्लीज किरण, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बात की, आज उनकी मीटिंग है साइबर क्राइम FIA साइबर क्राइम के साथ। सर मैं उम्मीद रखूं कि इस मीटिंग के बाद कार्रवाइयां भी होंगी रवां हफ्ते ही। जी जाहिर है मीटिंग पहला स्टेप है, आपकी उम्मीद पे पानी नहीं फिरेगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल उम्मीद से रहें कि इस मीटिंग के बाद कार्रवाई होगी। जिस बात का ताल्लुक मेरी ज़ात से, मेरी डिपार्टमेंट से, हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज में रहकर उसको एग्जीक्यूट करें। हमारी मिसाल मौजूद है डेंगू में, पोलियो में, अब कोरोना में भी जो हमने जो कुछ कोशिश की है। हमारे कलीग्स की डेथ हुई है, हमने जनाजे उठाए हैं, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमने 5 महीने से हमने अपनी फैमिलीज़ को इग्नोर करते हुए, हमारे घर में बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हम एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हर अच्छी बात की उम्मीद रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर हसन साहब ने हमें ये भी बता दिया कि जनाब आज इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग भी है, और देखिए कि फिर उसके बाद में होता क्या है। जिस तरह उन्होंने कहा है किरण कि मीटिंग इज द फर्स्ट स्टेप, और ये बड़ा अच्छा मुझे लगा सुन के कि जरा एटलीस्ट अब मीटिंग हो रही है, ऑल्दो इट्स फॉर मी इट्स लेट, लेकिन एटलीस्ट मीटिंग हो रही है, उसके बाद कार्रवाई तो होगी। एंड प्लाज्मा ना तो मेरे किचन में स्टोर किया जा सकता है और ना तो फिर वहाँ से इंजेक्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए इनको बहुत सारे लोगों को पूछना पड़ेगा क्या करें जी, हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं, सवाल तो बनता है और बहुत सारे अथॉरिटीज से बनता है, इसीलिए हमने कोशिश की आज इसका अच्छी तरह से इसके ऊपर बात भी कर सकें। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि इन गुजरे 2 दिनों में कुछ अफसोसनाक खबरें भी आई। ऐसी खबर अब ज़रा हम बता देते हैं आपको। लेजेंड अदाकारा सबीहा खानम 85 बरस की उम्र में अमेरिका में इंतकाल कर गई। गुर्दे समेत दीगर अमराज में मुब्तला थी बहुत सालों से। 1935 में पंजाब के शहर गुजरात में आप पैदा हुई। फिल्म नगरी में कदम रखने के बाद 1950 से 90 की दहाई तक फिल्म इंडस्ट्री पर आपने राज किया। बेहतरीन अदाकारी पर सबीहा खानम को तमगा हुस्न कारकर्दगी और पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी एजाज़ निगार अवार्ड से नवाजा किया। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, उन्होंने ड्रामों में भी काम किया, बेहतरीन काम किया।
उनको याद कर रहे हैं आज हम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं शो के इस हिस्से में। अब हम ज़रा कोरोना टेस्टिंग से मुतालिक बात कर लेते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के तो बहुत हमने सुने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी, प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव से भी। केपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि केपी की तरफ से भी दावे तो बहुत किए गए थे और ये कहा गया था कि टेस्ट रिजल्ट के लिए एक या दो दिन नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी रिजल्ट्स आ जाएं, लेकिन अब हो उसके बिल्कुल बरक्स रहा है। अब तो हफ्तों इंतजार करना पड़ा है रिजल्ट के लिए और कई मरीज ऐसे हैं जिनके जो टेस्ट सैंपल्स हैं वो गायब होने का इंकशाफ भी हुआ है। नहीं, सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है फिर तो ये। हमारे नुमाइंदे फयाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। फयाज, नया पाकिस्तान यहाँ से बनना था, क्या हुआ? ये मुझे आप दोबारा से बताएंगे? फयाज से बाद में बात करेंगे। अब शोएब, ये डाटा गायब हो गया, सैंपल्स गायब हो गए सारे के सारे, ये कैसे हुआ है? वैसे ना ये खबरें और भी जगह से रिपोर्ट हुई हैं, इस तरह भी रिपोर्ट हुई है कि अगर नाम सेम है तो वो कहते थे वो सैंपल मिक्स हो गया, रिजल्ट मिक्स हो गया। आज ऐसे बहुत सारे मामला हो रहे हैं जिस पे यकीन ना आए। बस ये मामला ऐसे हो रहे हैं, अब यकीन कर लें। अब किरण, मतलब आप ये सोचिए कि जब ब्राजील सा फील हो रहा है, ब्राजील सा फील हो रहा है कि जब हम ये बात करते हैं कि हम अपनी किट्स बनाएंगे, हम अपनी किट्स एक्सपोर्ट भी करेंगे और हमारी किट्स वो होंगी जो कि सस्ती भी होंगी और रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे, लेकिन अब जो सिचुएशन है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 1-2 दिन नहीं, 24 to 48 आवर्स नहीं, एक हफ्ते इंतजार करना पड़ता है। नॉर्मली इतनी देर में आते हैं, 1 से 2 दिन में आते हैं रिजल्ट्स। नॉर्मल 24 to 48 आवर्स होते हैं, बट एक हफ्ते की बात समझ नहीं आ रही। फयाज ने ज्वाइन कर लिया है, चलिए उनसे कहते हैं हम भी यकीन दिलवाएं कि फयाज, ये केपी में हो क्या रहा है? यानी 24 to 48 आवर्स इज नॉर्मल टाइम टू रिस्पॉन्ड, लेकिन एक हफ्ता इंतजार का मतलब तो फिर पेशेंट यही समझे या जिसने सैंपल दिया वो यही समझे कि अब जो रिजल्ट आएगा उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। फयाज, आपको आवाज आ रही है? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ शोएब कि अगर किसी ने टेस्ट दिया हुआ है तो वो या तो वो फैला रहा है कोरोना सारे में, या तो उसका क्वारंटीन का टाइम बढ़ता चला गया। ये और मायूस कर देने वाली बात है। वो टाइम पीरियड वैसे ही मुश्किल होता है चाहे आप अपने घर में गुजार रहे हो। किरण, आप इमेजिन कीजिए जिसने सैंपल दिया हो वो चाहे सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, वो परेशान तो होगा जब तक उस तक रिजल्ट नहीं आएगा। वो परेशान रहेगा, वो भी परेशान रहेगा, उससे जुड़ा हर रिश्ता भी परेशान रहेगा, क्योंकि उस वक्त ना सारे फिंगर क्रॉस बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह मियाँ रिजल्ट नेगेटिव ही आए। और वो रिजल्ट अगर बहुत ताखीर से आएगा तो वो जो 2, 4, 5 दिन आप इतना एंग्जाइटी में रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, उससे आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। केपी में हो क्या रहा है, मैं खबर दोहरा देती हूँ। ये तशवीशनाक सिचुएशन है जनाब, सूरत हाल है सारी की सारी। खैबर पख्तूनख्वा से ये बात रिपोर्ट हो रही है। कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ाने के बड़े दावे किए गए थे, सब धरे के धरे। टेस्ट रिजल्ट के लिए 1 या 2 दिन नहीं, हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है। फयाज, जरा अब मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा इस सारे का सारा किस्सा। जी जी फयाज, यकीन नहीं आ रहा हमें इस बात पर कि एक हफ्ते इंतजार करना पड़ रहा है केपी में। मैंने पहले भी ये सवाल किया था। इसका मतलब तो ये हुआ जिसको रिजल्ट इतनी ताखीर से मिलेगा वो उस टेस्ट के नताइज पर भरोसा नहीं कर सकता, उसे लगेगा कोई गड़बड़ है। देखिए शोएब, बिल्कुल आपने सही कहा। इस हवाले से बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए थे वज़ीर सेहत की जानिब से कि जो टेस्टिंग के 3000 किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो 10-10 दिन इंतजार करवाना पड़ता है। इवन मैं अपनी खुद बात करूं तो मैंने भी टेस्ट करवाया हुआ है और आज 8वां दिन है। 8वां दिन है? 8वां दिन है और हम फोन करके थक गए हैं। कभी 1700 को फोन करते हैं, कभी दूसरे नंबर हमें दिए जाते हैं। कोई कहता है कि आपका फलाना लैब के पास गया हुआ है, कोई कहता है कि आप वहां जाकर चेक करें। तो हमें अभी तक ये नहीं बताया जाया कि ना हमें MR नंबर दिया गया है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा फयाज, ये जो तमाम मसाइल दरपेश हैं, जो रिजल्ट्स की ताखीर है, ये तमाम गवर्नमेंट फैसिलिटीज में होने वाले टेस्टों का मामला है? जी बिल्कुल शोएब, में गवर्नमेंट जो सरकारी है सहूलियात दिए जाते हैं, जो इश्तिहारात में नंबर बताए जाते हैं कि आप लोग मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं अगर आप में सिम्टम्स हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो हुकूमत की जानिब से जो सरकारी हमारे लिए फैसिलिटीज का प्रोवाइड करने के दावे किए जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा फयाज, अब चूंकि बात हो ही रही है टेस्टिंग से मुताल्लिक, और ज़ाहिर है हमने आगाज़ में कहा कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने का बहुत दावा किया गया केपी की तरफ से, खैर हर सूबे की तरफ से ही किया गया। लेकिन फयाज, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ब्रेकडाउन क्या है? कितने % टेस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटी में केपी में डेली बेसिस पर हो रहे हैं, कितने % प्राइवेट हो रहे हैं? देखें, टोटल जो केपी में आजकल हो रहे हैं वो तकरीबन लगभग 3000 के करीब टेस्ट
जो है वो डेली की बेस पर हो रहे हैं। इससे पहले जो है ये 1600 थे, 1600 से फिर इसको 2200 कर दिया गया और अब 3000 के करीब। और फयाज सॉरी ये 70% गवर्नमेंट 30% प्राइवेट। अब मुझे क्योंकि सवाल मेरे जहन में आ गया, मैं परेशान हो गया हूँ कि दावा कितना किया गया था 3000 टेस्ट पर डे, की तो बहुत कम है। दावा वैसे कितना किया गया है केपी की तरफ से? देखिए, दावा तो इन्होंने शुरू में किया था कि हम इसको बहुत जल्द 5000 से 10000 तक बढ़ाएंगे। 3000 तक इनका जो फिगर है वो आके रुका हुआ है। और 3000 में जैसे मैंने पहले कहा है कि 10 दिन जो है वो एक शख्स को इंतजार करना पड़ रहा है। अभी भी 2400 के करीब टेस्ट जो है वो ताखीर का शिकार हैं, जिसमें ज्यादातर टेस्ट जो है वो डॉक्टर्स के हैं, नर्सेज के हैं, सहाफी हजरात के हैं, पेशावर प्रेस क्लब के, यानी उन लोगों के हैं जिनका कांटेक्ट रहता है, जिनका नेचर ऑफ जॉब ऐसे। एक लास्टली बात मुझे बताएगा, ये मसला वैसे क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि रिमोट एरिया से लेकर आना आपने सैंपल, भेजना है आपने अमेरिका और वहां से रिजल्ट आना है पाकिस्तान? देखिए, ये तो मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ। जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका तो अल्लाह ही ये तो पेशावर की बात है। बेहद शुक्रिया फयाज। ये पेशावर की सूरत हाल है कि जहां पर सैंपल भी उससे जाना है, जहां पर वो सैंपल उस फैसिलिटी तक पहुंचना भी है और वहीं से रिजल्ट आना भी, नहीं एक ही शहर में रहते हुए रिजल्ट आना है, लेकिन 10-10 दिन का इंतजार करना पड़े। तो इमेजिन कीजिए जरा सा अगर फार फ्लंग एरिया से सैंपल आएगा तो फिर क्या होगा। एनीवेज, फयाज ने हमें इससे मुतालिक अपडेट किया। फयाज बेहद शुक्रिया। हम इससे मुतालिक बात तो कर रहे हैं कि जरा टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत काफी ऐसा सामने आ रहा है कि जिसपे आपको अफसोस भी हो, परेशानी भी बढ़े और आप सरप्राइज भी हो जाएं। तो ये हमने सारी की सारी पेशावर की सिचुएशन आपके सामने रखी थी। हमारा जो अगला टॉपिक है ना, बल्कि अगले टॉपिक्स हैं, उन सब पर जाने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी आपके उस सवाल की, मंडी लगेगी कि नहीं लगेगी। लगेगी तो एसओपीज क्या होंगे? थोड़ी सी कंफ्यूजन्स थी, वो दूर हुई हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन्स पैदा भी हो गई हैं। सिंध हुकूमत ने सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी लगाने की इजाजत का दिया इशारा, लेकिन एसओपीज पर अमल दरामद कराना होगी यही सबसे बड़ी शर्त। कैसे ये सब कुछ कर पाएंगे? बहुत सवाल है। एग्जैक्टली क्योंकि पहले ही एक नोटिफिकेशन आता है और उस पर बहुत डिस्कशन हो जाती है और कहा यह जाता है कि आप शायद मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन उसको थोड़ा सा क्लियर किया गया है कि जो मवेशी मंडियां शहर में साल भर लगती हैं वो नहीं लग सकती, लेकिन एसओपी के तहत मंडी लग सकती है। एसओपी के तहत मंडी लग सकती है। अब इसमें जो इंतजामिया को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा वो ये कि जिस मंडी को इजाजत होगी काम करने की, वहां पर एसओपीज पर अमल दरामद कराया जाए। एक ये मामला कि जो सारा साल शहर में लग रही थी वो अब क्यों नहीं लग सकती, तो इसको इंतजामिया इसलिए डिस्करेज कर रही है क्योंकि वो इतनी सारी जगहों पर इस सारे के सारे मामलात को देखें और एसओपीज पर अमल दरामद कराएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। दिक्कतें क्या रहेंगी, सहूलतें क्या रहेंगी? हमारे नुमाइंदे सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में मौजूद है, सलमान अहमद, उनकी तरफ चलते हैं। सलमान, कौन से एसओपीज हैं कि जिनको फॉलो किया जाएगा तो आप जा सकते हैं, मवेशी बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं? किरण, देखिए, कल तक तो ये खबर आ रही थी एसओपीज पर अमल दरामद की बाद में बात आती है, लेकिन कल तक की ये खबर थी कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो मनसूख कर दिया गया है और मंडी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से रात गए ये मौक़िफ़ दिया गया और इशारा दिया गया कि सुपर हाईवे की जो मवेशी मंडी है, जो कि तकरीबन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, कैमरामैन मोहम्मद आतिफ आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 900 एकड़ रकबे पर मुहित है ये सुपर हाईवे की मवेशी मंडी, जहां पर मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड की जाती है मवेशी मंडी। वीआईपी ब्लॉक्स होते हैं, इसके अलावा जनरल ब्लॉक्स होते हैं। और सिर्फ यहाँ पर जो है वो कराची से ही नहीं बल्कि सिंध भर से और पंजाब से यहाँ पर मवेशी लाए जाते हैं। व्यापारी यहाँ पर आते हैं रोज़गार कमाने के लिए। सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाने वाले होते हैं वो भी मंदरूज सिंध और पंजाब से यहाँ पर आते हैं। तो सिंध हुकूमत की जानिब से तो इशारा दे दिया गया है कि एसओपीज के तहत जो है वो मवेशी मंडी लगाने की सुपर हाईवे पर इजाज़त दी जाएगी। जब आम दिनों में कभी ईद बकरीद के ऊपर यहाँ पर मंडी लगाई जाती है, जब तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजामात के ऊपर लोगों को तशवीश होती है जो लोग यहाँ पर होते हैं। लेकिन अब जरा ये बताइएगा मुझे थोड़ा सा कि यहाँ ऐसे कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं कि इस बार क्योंकि कोरोना है, वो वबा है, तो उस सबको देखते हुए कुछ इंतजामात किए जाएंगे? किरण, बड़ा इम्तहान है मवेशी मंडी इंतजामिया के लिए इस बार। हर बार इम्तहान होता है, लेकिन उस इम्तहान में यकीनन कुछ ना कुछ कोशिश करके इंतजामिया कामयाब हो जाती है। पानी का निज़ाम है या बिजली का निज़ाम है, उस हवाले से। लेकिन
इस बार कोरोना वायरस की वबा है, जिसको देखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से यकीनन जब इनके साथ बैठक लगाई जाएगी मंडी इंतजामिया के साथ, तो इनको कहा जाएगा, सख्त SOPs दी जाएंगे। सख्त SOPs में यकीनन सबसे अहम बात यह है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उन्हें बिल्कुल इजाजत नहीं होगी मवेशी मंडी आने की। बच्चे जो कि एंटरटेनमेंट के पर्पज से जाते हैं उनको रोका जाएगा। सलमान, मुझे ये भी बताइएगा, ये तो हमने बात कर ली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की, लेकिन जो शहर भर में लगती हैं छोटी बड़ी मंडियां, वो हम देखते हैं कि किसी चौक चौराहे पर, किसी गली के नुक्कड़ पर 10, 15, 20, 25 जानवर खड़े कर दिए जाते हैं। एक मंडी का सा माहौल होता है जिस पर ज़ाहिर है बैन है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर इजाज़त होती है, साल होती है। इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा, दोनों पे इजाज़त नहीं है शहर भर में? बिल्कुल शुएब, सुपर हाईवे की अगर मवेशी मंडी की इजाज़त मिली तो मिली, यकीनन इसके इशारे भी दे दिया हुकूमत, लेकिन इस बार जहाँ पर इजाज़त होती है मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध भर में भी और कराची भर में भी मुख्तलिफ इलाकों में कुछ इलाके मखसूस जहाँ पर इजाज़त दी जाती है, आप यकीनन सही कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से बिल्कुल कतई तौर पर मना कर दिया गया। इस बार इनकार कर दिया गया है कि कोई मंडी इस तरह की छोटी मंडियाँ लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि वैसे ही सिंध हुकूमत जो है वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके जो है वो अमल दरामद कराने के लिए उनके पास वैसे ही नफरी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए वो उनका ये कहना है कि अगर मुख्तलिफ इलाकों में मंडी लगा दी गई तो सब जगह पर अमल दरामद कराना मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, जल्दी से इस बार जो है वो हाँ बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी कह दिया गया है कि मंडी में इस दफा विंडो शॉपिंग नहीं होगी। जो तफरी के लिए आते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, खवातीन भी नहीं आएंगी, यहाँ पर सिर्फ वही आएंगे जो खरीदार होंगे। यही सवाल है, ये एक दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मवेशी मंडी की अपनी तैयारियां क्या है ये सब कुछ जानना भी बहुत जरूरी है। तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रजा साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, एक तो ये कि इंतजामात हों और भरपूर अंदाज में हो, SOPs को भरपूर तरीके से फॉलो किया जाए। दूसरे ये कि कुछ सालों से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जब बच्चे आते हैं, खवातीन आती हैं, फैमिलीज आती हैं, तो क्या ऐसा ही होता है, ये समझा जाता है कि ना इसकी वजह से भी ये कारोबार बड़ा जम के हो रहा है। तो अब तो इस बार ऐसा नहीं होगा। कहाँ कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ कहाँ उन प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए आप लोगों की तैयारी है, वो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। समा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस बात को क्लियर कर दिया कि हाँ जी मंडी लग रही है और तमाम SOPs के साथ लगेगी। अब यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आवाम की शुरू हो जाती है कि हमें SOPs के साथ ही इस मंडी के लिए सारे काम करने, हमें ना कि जो हर साल फेस्टिविटी का एक मोड लेकर हम मंडी की तरफ आते थे, एक नहीं 3-3, 4-4 मरतबा हम मंडी का चक्कर लगाते थे, हमें वो इस दफा नहीं करना। हमें अंडर एज बच्चों को नहीं लेके आना, हमें अपने बुजुर्गों को नहीं लेकर आना, हमें फेस मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना है। ये तमाम एलिमेंट्स इस दफा आप इस सुन्नत इब्राहिमी को मंडी आना एक मजबूरी समझ के आइए, आप इसको एक फेस्टिविटी समझ के नहीं आएंगे इस दफा। सर लेकिन मुझे ठीक सर ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर आपने कहा बुनियादी जिम्मेदारी आवाम की, ज़ाहिर है जो शॉपिंग करने जाए, जो इस मंडी का रुख करे, उसे एहतियात तो करनी है, लेकिन आपकी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी भी इस बार डबल ट्रिपल हो गई है। उससे मुताल्लिक बताइएगा कि कैसे इंश्योर किया जाएगा ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, कैसे इंश्योर किया जाएगा जो आ रहे हैं वो मास्क लगाया ही हो उन्होंने। अच्छा देखिए, ये मंडी जो है वो 1000 एकड़ पर है और 48 ब्लॉक्स पर है। हमने हर ब्लॉक के अंदर अलग से एक सिक्योरिटी का निजाम बनाया है। हम अपनी पूरी कोशिश करें, हमने 1000 से ज्यादा लोगों का एक स्टाफ है जो कि सिर्फ इस इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेगा, जो कि प्राइवेट कंट्रोलमेंट का स्टाफ होगा। और बाकी सिंध हुकूमत की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर अंदर हर तरह से हम कोशिश करें कि अवाम को हम हर तरह से गाइडेंस दें, उनको गेट के ऊपर ही रोकें, उनको गेट से ही आपकी एंट्री नहीं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि किस हद तक आपको इन्हिसार इसके ऊपर करना पड़ रहा है सारे के सारे SOPs को फॉलो करने के लिए, कि अंदर कितने लोग आते हैं, मवेशी खरीदने के लिए कितने लोग आते हैं, उसको केटर करने के लिए कि वहां पर लोग कम हो, वो क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि अंदर तो स्पेस अच्छी खासी है, मैनेज करना निस्बतन आसान रहेगा, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, एंट्री के ऊपर ही हमने इस बात को पहले से लोगों को इन्फॉर्म करा, और वहीं से आप विदाउट मास्क एंटर नहीं हो सकते। हमने वहाँ स्टॉल्स दिए कि मास्क भी अवेलेबल है, सैनिटाइजर भी अवेलेबल है, कुछ लोग खरीदना चाहते हैं जो घर से मास्क नहीं आए वो भी लेके अंदर एंटर हो सकते हैं। वो लोग जो घंटों अंदर घूमते रहते हैं, एक तो कुछ प्रॉब्लम उनकी वजह से भी होता है, उनकी वजह से अगर वो जाएंगे और वो अंदर घूमते रहेंगे तो लोग जो नए आ रहे हैं उनको एंटर होने में प्रॉब्लम होगी। सर इसको कैसे देखेंगे आप? क्योंकि अंदर जाएं, मवेशी खरीदें, बाहर आए, थोड़ा जल्दी होना चाहिए ये। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और यही बात जो आप अपने मीडिया के थ्रू लोगों को गाइड कर रही है। देखें, गाइडेंस देना गवर्नमेंट से काम है, और अगर सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही है, अब इसके बाद आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को समझें। एक बात और सर क्विकली अगर बता दें, 24 आवर्स जा सकेंगे शॉपिंग के लिए, टाइम लिमिट होगा?
नहीं 24 आ रही होती है मंडी एक्चुअली, क्योंकि वहां पे मंडी ऑल पे होती है, लेकिन ये है कि 12 बजे के बाद बिल्कुल डिफ्यूज हो जाता है। इस दफा हम कुछ और टाइमिंग का करेंगे। अभी मंडी लगने में 22 तारीख तक का टाइम है, 22 को ऑन ग्राउंड मंडी इफेक्टिव होगी। उससे पहले हम इन तमाम चीजों पे दोबारा बारहा बैठेंगे और तय कर लेंगे कि मॉम किस तरीके से इसको अब लेकर चलें। बेहद शुक्रिया सर, बेहद मौजूद थे। अब दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे 22 तारीख से पहले कि क्या मामला तय। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बहुत से मौजूद बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हमने पिछले घंटे में भी गुफ्तगू की थी कि जो माफिया है उसको हम लोकेट करेंगे, और ये ज़ाहिर है हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे साथ साथ आपकी भी, यानी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमने इसको लोकेट करना है। जो भी इसमें मुलव्विस होगा उससे मुतालिक गुफ्तगू होगी, वो चाहे कोई एक शख्स इसमें इन्वॉल्व हो, वो कोई चाहे एक इदारा हो, चाहे हॉस्पिटल हो, क्योंकि हमने देखा कई रोज़ से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 5-10 रोज़ का बिल लाखों में। हम देखते हैं कि कहीं प्रॉक्सीमीटर है उसकी प्राइस में 500% इजाफा हो गया है। हम देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर उसकी प्राइस में इजाफा हो गया। तो हमने सोच लिया है इस पर बात होगी, बार बार होगी। और नया दिन इस सिलसिले में खास तौर पर एफर्ट करता चला आ रहा है। तो अब इस मामले के ऊपर न सिर्फ ये कि बात होगी बल्कि हम फॉलो अप भी लेंगे। चलिए कुछ इसी तरह की कोशिश करेंगे, अपने रिपोर्टर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से अस्पताल में किस किस मद में चार्जेस नहीं, इजाफी चार्जेस बटोरे जा रहे हैं, ज्यादा रकम बटोरी जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आज इस सिलसिले में भी टोटल ब्रीफ आपके सामने रखें, थोड़ा सा आगे चलकर इस सिलसिले में तफसीली तौर पर बात करें। जब हम मुनाफाखोरी की बात करते हैं, हम थोड़े पैसों को डबल ट्रिपल चार्ज करने की बात करते हैं, तो इसी सारी सिचुएशन में कुछ दिल का गुबार निकला उस वक्त जब हम सबके पसंदीदा जाने माने फखरे आलम ने बात की और उन्होंने सोशल मीडिया का इसके लिए सहारा लिया था। एक एक लफ्ज जो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो उन्होंने हमारे दिल की बात कर दी। फखरे आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ साथ समाजी कारकुन सालिम बर्नी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फखर में पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। ज़ाहिर है कि इस मामले पर आपने भरपूर आवाज़ उठाई और उसके बाद हर टीवी चैनल ने इस पर बात की। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि इतना चार्ज कर रहा हो, इतना हैवी चार्ज कर रहा हो एक पेशेंट से, और इससे मुतालिक फखर भाई हमने लास्ट वीक भी गुफ्तगू की, क्योंकि मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। आपने कहा कि इदारे होने चाहिए, रेगुलेटर्स होने चाहिए। सर रेगुलेटर्स तो हैं और मुतहर्रिक भी होने चाहिए, बिकॉज जब हमने उनसे बात की सिंध हेल्थ केयर कमीशन से, तो उन्होंने कह तो दिया कि 50,000 से जायद या 40 से 50,000 से जायद नहीं लिया जा सकता पर डे, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है पाकिस्तान में, और सिर्फ सिंध में नहीं, कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में है। व्हाट डू यू थिंक, कैसे ठीक होगा ये? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अब अगर इम्प्लीमेंटेशन का ही कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो फिर मतलब शहरी क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आप देखिए कि हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरफ चला गया है। हम लोग किस तरीके से फिर, अगर इस तरह ही है कि लॉलेसनेस है कि आगे से जो इदारे हैं जिनका काम है इम्प्लीमेंट कराना, वही अगर आगे से जवाब आपको देने के जनाब वो है तो इतना 50,000 से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या करें। मतलब अगर वो ही नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट तो फिर इसका जो बदकिस्मती से फिर इसका मतलब ये निकलता है कि बिल्कुल लॉलेस सोसाइटी हो गई है। और फखर भाई ऐसी सूरत हाल में, सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसी सूरत हाल में जब ये सवाल हुक्मरानों से किया जाता है, वो जवाब सुन के दिल करता है कि आप रोएं, क्योंकि जवाब ये होता है जो अमीर है वही जाएगा, गरीब क्यों जाएगा वहां पर, ये जवाब मिलता है हुक्मरानों से। भाई देखिए, मुझे एक चीज बताएं कि 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल का 18 दिन का बिल आया किसी का 28 लाख रुपए का, सॉरी 27 लाख रुपए का। ये मतलब कितने ही अमीर लोग होंगे इस मुल्क के अंदर। यानी कि आप क्या तो आप ये कहने कि अच्छा अमीर आदमी तो चला जाएगा जनाब ऐसे अस्पताल में और उसकी खाल उधड़ जाए तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, और गरीब लोगों को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। वो दूसरे अस्पताल तो है ही नहीं भाई जो इस काबिल हो कि लोग वहां पर जा सकें। वो तो बेचारे गरीब मजबूरी में उधर जा रहे हैं। मजबूरी में आप मुझे चीज बताएं, क्या हमारी हुकूमतें जो है बार बार हमारी हुकूमतें फेल नहीं हुई है हमें सेहत देने में, हमें तालीम देने में? ये किसका फेलियर है कि जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट अस्पतालों की इतनी बड़ी एक वो खड़ी है इंडस्ट्री, और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री खड़ी है। और फिर उस पे जुल्म ये है कि बजाय भाई अगर आप एक तरफ से नाकाम हो गए हमें सेहत और तालीम देने थे, तो
दूसरी तरफ कम से कम आप अगर पैसे लगा नहीं सकते, आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे खजाने खाली पड़े हुए हैं, पिछले लोग जो है वो सब कुछ लूट के चले गए और तबाह करके चले गए, चले ये बात भी मैं मान लेते हैं हम लोग आपकी, लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या आप इतना नहीं कर सकते कि आप कहें कि अच्छा जनाब वो तो हो गया, लेकिन हम आपको इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर के, हम इनको रेगुलेट सही तरीके से करेंगे। एटलीस्ट इतना तो करें, एटलीस्ट इतना तो करें। फखर भाई, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ज़लज़ला आपको भी याद होगा, पूरा पाकिस्तान आपने अपील किया, लोग रोए, बहुत बुरी तरह से रोए, लोग आगे बढ़े और उन्होंने हेल्प किया, पूरे पाकिस्तान ने हेल्प किया, किसी को भी छोड़ा नहीं कि वो मजबूर है, वो परेशान रहे। अब आप यहाँ पर नहीं है, और जब आपकी नज़र से ऐसी खबर गुजरे कि 500 रुपये की चीज़ वो आगे जाके 5000 रुपये की हो गई, 100 रुपये की सनम मक्की पूरा साल चले, एक बार खरीदो, उसकी क्वांटिटी इतनी सारी, उसका इस्तेमाल ऐसा, वो यहाँ 3-3 हज़ार 2,500 हज़ार में मिल रही है। सांस कोई गिने किसी की और उसकी कीमत लगाए। यहाँ सिलेंडर्स महंगे हो गए, नापैद हो गए, मिलना मुश्किल हो गया। और ये तो मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ फखर भाई, जो पेट्रोल है ना, जब से इन्होंने ऐलान किया है कि हम इसको सस्ता करें, मिलना मुश्किल है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल है। आप इस रवैये को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ मुनाफाखोर नहीं, इसमें तो आम आदमी भी है, प्लाज्मा बेच रहे हैं, पैसे चार्ज कर रहे हैं, खुद परेशानी से है, दूसरे की परेशानी का लिहाज नहीं, पास नहीं। ये हमारा कैसा रवैया है? बस ये अब क्या है, इसके ऊपर बंदा क्या जवाब दे, आप मुझे खुद बताएं, इस पे इंसान क्या करे? इस पे हम यही कर सकते हैं, फिर एक दूसरे को दफना के, एक दूसरे का जनाजा पढ़ के, पूरी कौम का जो है ना जनाजा पढ़ के बस साइड पे हो जाए। यानी कि हम जो है मस्जिद में जाके टकरे मार मार के अगली सफ में जाके खड़े होने पे हमारे जो है कि यार इधर उधर किस तरह मैं अगली सफ में आके खड़ा हो जाऊं, वहां पर मतलब ये हमें करने का सारी चीजों का वो है। हमें जो है कोई एक बंदा किसी बंदे से सवाल पूछ ले तो अगला सवाल उस खड़ा हो जाता है, यार तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझसे सवाल? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, जिससे सवाल करें उसी से सवाल। हिम्मत हुई कि तुम हमसे सवाल पूछो? तुम तो दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहे हो, तुम तो दूसरी सियासी जमात के एजेंडे पे काम कर रहे हो। बिल्कुल। और फखर भाई ऐसा हुआ भी, फखर भाई ऐसा हुआ भी, जब सिंध के हुक्मरान से सवाल हुआ तो जवाब मिलता है कि आपको सिर्फ सिंध नजर आता है। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, इधर सिंध से ये पूछें, उधर पंजाब की बात करें तो वो सब आप पे टूट पड़ते हैं। वो कहते हैं आप सिंध के तर्जुमान हैं। आप तो जी, वो अगर पंजाब से सवाल हो या वफाक से सवाल हो तो कहा जाता है कि आप सिंध के तर्जुमान हैं। जी, तो वही था, तो वो तो हम यानी कि अवाम को या वो लोग मुझ जैसे बेवकूफ लोग जो कि गलती से हिम्मत कर लेते हैं आवाज उठाने की, हमें फुटबॉल की तरह ट्रीट किया जाता है। इतना किसी के अंदर बदकिस्मती से ना इतनी किसी के अंदर टॉलरेंस रह गई है, ना किसी के अंदर इतनी शर्म रह गई है कि वो बजाय दलील के साथ आपको बोले भाई या तो आप हमें बताएं कि जनाब ये वजह है, सूरत हाल इस तरह है कि हमसे नहीं संभाली जा रही, हमें आप सबकी मदद की जरूरत है, या तो आप अपने शहरियों को एंगेज करें पॉजिटिवली, आप जिस मर्जी सियासी जमात से हो, इट डजंट मैटर, आप फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान है। क्योंकि ज़ाहिर फखर भाई ये एक कौम बनने का वक्त था, यहाँ हमें एक कौम बनना था, मफादात अपने जो भी ज़ाती तौर पर थे उनको बालाए ताक रख के एक कौम बना था। साथ रहेगा, सारिम भाई को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सारिम भाई, ये वक्त था एक कौम बन जाए, लेकिन कौम एक्सपोज हो गई, इतने माफियाज आ गए सामने कि जिसकी कीमत अगर 100 रुपये थी वो 2,500 तक पहुंच गई। ऑक्सीमीटर था 500% उसकी प्राइस में इजाफा हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर 500% महंगा हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाखों में चार्ज कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। अब गरीब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सारिम भाई जब लाखों रुपए चार्ज किए जा रहे हो और रोजाना की बुनियाद पे किए जा रहे हो, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो आपके पास आते हैं और वो आपसे मदद मांगते हैं कि मुझे या मेरे किसी फैमिली मेंबर को सांस लेना दुश्वार हो रहा है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम अभी बढ़ गई है। रातों को फ़ोन आते हैं, सुबह फ़ोन आते हैं, यानी सोना हमारे लिए भी मुश्किल हो गया है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त जो है ना मुल्क में, शहर में बढ़ गई है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने हमेशा हुक्मरानों को बुरा भला कह के अपनी जान छुड़ाई है। आज जो शिकायतें हमें हो रही हैं, जो लोग परेशान हैं, मैं तो नहीं समझता कि इसमें 100% हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है। इसके अंदर खालिसतन 80% हमारी बनती है कि हम चीजों को उन्हीं रेट पे जो है ना बेचें, आगे जो है ना कस्टमर तक के पहुंचाएं। लेकिन अफसोस कि हम खुद इस कदर लालच के अंदर आ गए हैं कि हमारा कि हम किस तरीके से लूट लें, और शायद हमने जितने इस काम में लग गए
शायद उन्होंने सर्टिफिकेट भी ले लिया अपनी जिंदगी का और बीमारी से महफूज रहने का, कि वो बीमारी से भी बचेंगे और मौत से भी बचेंगे। उनको तो पैसा चाहिए, लेकिन जिनके आज भी जहन ये कहते हैं ना हमारी जिंदगी का पता है ना बीमारी का पता है, वो आज भी लेकिन एक उनके राह राज पे रहने से अच्छा अमल, हमें सबको बदलना है, हमने सबको चेंज होना है। कल एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि एक शख्स मर गया और उसको गधा गाड़ी के ऊपर डाल करके लेकर के जा रहा है। इससे ज्यादा हम मकसद क्या अपनी मिसाल दें, अपनी जिल्लत की मिसाल दें। बेशक एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों में निजाम होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसी चीज मौजूद नहीं है गफलत की वजह से, करप्शन की वजह से, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसको कोई रोल अदा करें? अगर उस गदर गाड़ी के पास से हमारी गाड़ियां गुजर रही हैं तो क्या हम उस गाड़ी के अंदर डाल के भी नहीं ले जा सकते थे? क्या हम उसको पैसे दे के एम्बुलेंस नहीं करा के दे सकते थे? और एक बात कहूँ आपको कि सरकारी अस्पतालों में मेरा ख्याल है जो मशीनरी, जो निजाम है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। ये मुल्क भर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जानबूझ के वहां का लोग जिनको नौकरियां दी जाती हैं, जो वहीं से खा रहे होते हैं, वो उन मशीनों को खराब करते हैं, उन एम्बुलेंसों को खराब करते हैं, उस निजाम को खराब करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बाहर का जो माफिया है, जो प्राइवेट निजाम चला रहा है, उसके साथ मिलके ज्यादा से ज्यादा दौलत कमा सके। मुझे एक सवाल फखर भाई से भी करना है, लेकिन पहले आप बता दीजिएगा, ये इस कोरोना के फैलने में एक जिसको कहते हैं ना अपना हिस्सा डाला है ऐसे लोगों ने भी, जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर इंफॉर्मेशन गलत फैलाई। कोई वीडियो बना के उन्होंने कहा कि जी कोरोना कुछ नहीं है, या कोई ऑडियो मैसेज चला कि जी इतना फैल गया है, और हुक्मरान जो है वो झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इस रवैये के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ये भी एक आम आदमी ने किया है, ये किसी इदारे ने नहीं किया। बिल्कुल दो चीजें इसके अंदर, कोरोना था, कोरोना है, कब जाएगा ये खुदा जानता है, लेकिन गलतियां दोनों तरफ से हुई, अवामी सतह पे भी, हुकूमती सतह। कोरोना को इस तरीके से लाके पेश किया गया कि वाकई एक ड्रामे के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि ये है मौजूद है। हमारे यहाँ एक चीज और उड़ाई गई कि जी हुकूमत को पैसा चाहिए, तो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई हमें तो चाहिए पैसा हमारी हुकूमत को। दुनिया में जो पैसा देते हैं उनके ये क्यों है अगर पैसे के लिए सब कुछ हो रहा है? तो इसे भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप फखर साहब। अब आप चूंकि आप बाहर हैं पाकिस्तान से, तो ये फरमाइएगा कि जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है सो हो रहा है, वहाँ पर इस सारी सिचुएशन को केटर करने के लिए, डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए वहाँ की अथॉरिटीज़ क्या इक़दाम वो ले रहे हैं, और साथ में ये भी बताइएगा वहाँ पर अवामी रवैया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल बहुत ही जोरदार तरीके के साथ शुरू में ही यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्फेक्शन का स्प्रेड जो था वो आहिस्ता हो गया, स्लो डाउन हो गया, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिसका नतीजा ये हुआ कि अब जो है वो सारे कारोबार, सारे दफातर जो हैं वो फेज बाय फेज खुलते चले जा रहे हैं, और रोजाना जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो कम हो रहा है, उसके नंबर्स नीचे आ रहे हैं, और जो डेथ्स हो रही हैं, फेटेलिटीज, उनका भी नंबर नीचे आ रहा है, क्योंकि रिपोर्टेड केसेस कम हो रहे हैं आपके। तो ये सूरत हाल है। हाँ, एक चीज बड़े वाज़े तौर पे सबको नजर आ रही है कि मुआशी तौर पे पूरी दुनिया की जड़ें हिल के रह गई, मईशत, पूरी दुनिया की मईशत की जड़ें हिल के रह गई हैं। तो इस वक्त जो तकलीफ वाज़े तौर पे नमूदार हो रही है वो हो रही है कि जो कारोबार हैं लोगों के वो बंद हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोगों को इस तरह के जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो अब उनके सामने बहुत बड़े नौयत की जो है वो सामने आ रहे हैं। और ये जो चुपके से लोगों को नौकरी से निकाला मिलना, यहाँ थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ, क्या वहाँ भी हुआ, ये भी बताइएगा। और लास्टली प्लीज, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कह सकता हूँ कि किसी ने, आई डोंट थिंक आप किसी को चुपके से निकाल सकते हैं नौकरी से। एक बड़ी सिंपल सी सूरत हाल है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होती है, छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके पास एक जो पैसे मौजूद होते हैं, उनके मालकान के पास है, कंपनी के पास, वो उसी से आपकी सैलरी दे सकती है ना। अगर आगे से रेवेन्यू ना आ रहा हो और उनके पास इतना कैश फ्लो ना हो कि वो सस्टेन कर सके एक लंबे पीरियड के लिए, तो ऑब्वियसली फिर वो या कंपनी बंद करेंगे या लोगों को कहेंगे कि सॉरी आप अभी वो है। तो ये सख्त फैसले करने के फैसले हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम लोग इस वक्त एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी में मौजूद हैं, और
जब आपकी कौमी हेल्थ इमरजेंसी है, ठीक है ना, तो कौमी हेल्थ इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पतालों को भी कौम के साथ खड़ा होना होगा। तो प्राइवेट अस्पतालों को मैं नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिट ना बनाएं, आप कमाए ना, आपकी इन्वेस्टमेंट है, समझ सकता हूं मैं उस पर आपको नहीं रोक रहा, लेकिन इस वक्त आपका रवैया ये होना चाहिए क्योंकि ये एक कौमी पेंडेमिक, एक कौमी नेशनल क्राइसिस है। इसके अंदर हम अपनी कौम के साथ खड़े होंगे। जहां हम नॉर्मल दिनों में 25%, 30% मुनाफा किसी चीज पे कमाते हैं, उस पे हम इस वक्त 8 या 10% कमाएंगे। लेकिन ये तो उल्टी गंगा बह रही है कि यहाँ पे तो 70%, 400%, 600% तक मुनाफा कमाया जा रहा है। दुरुस्त। और इसमें ये भी हो सकता है फखर भाई कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे ऐसे हॉस्पिटल्स को जो कोरोना को डील करें। बेहद शुक्रिया फखर भाई, साथ मौजूद थे आप, और सारिम भाई आप भी साथ दे रहे थे हमारे इस गुफ्तगू। जिस तरह हम बात करेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और जिस तरह आज हम माफियाज की बात करें, चलिए अब जरा सिंध के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है या हम उम्मीद रखें कि एक्शन होगा। वी हैव सईद गनी विद अस। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल से मुतालिक अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, और सवाल तो यही है कि ज़ाहिर है इदारे भी हैं और हुकूमत भी है जिन्होंने इनको लगाम डालनी है। थोड़े एग्जांपल्स भी कोट कर देते हैं सर। हमने इससे पहले गुफ्तगू की ऑक्सीजन सिलेंडर से मुतालिक, हमने बात की पल्स ऑक्सीमीटर से मुतालिक कि 500% इनकी प्राइस में इजाफा हुआ है। एक्शन बहरहाल सर आपकी हुकूमत ने लेना है, ले रहे हैं सर एक्शन? वो तमाम लोग जो घरों पर ऑक्सीजन की जरूरत है उनको हम मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर सब्सिडाइज कीमतों में जो है गैस की फराहम करेंगे। हमने एनडीए को भी खत लिखा है कि वो भी ये अशिया प्रोक्योर करें जिनकी घर पे आइसोलेटेड को जिनकी जरूरत है, ताकि उनको हम ये फराहम कर सकें। तो कोशिश वो पूरी कर रही है। अभी कुछ रोज कबल हमने एक EOI भी अखबार में दिया है, और उसके बाद में ऑक्सीजन फराहम करने वाली जो कंपनीज है जिनकी तादाद की शक्ल है, उससे हमने ये मांगी है, दरखास्तें कि वो हमें बताएं कि अगर हम लोगों को फराहम करना चाहते हैं, ऑक्सीजन फराहम करना चाहते हैं, तो किस तरह से काम शुरू किया है। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों को मुमकिन हो जितना हम दे सकते हैं हम सब्सिडाइज करेंगे गैस। सईद गनी साहब, वज़ीर आज़म ने तो क्लियर कह दिया है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि रोज़ाना ही हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन को आप लोग कैसे देखते हैं, सिंध हुकूमत कैसे देखती है? सूरत तो बहुत संगीन है, और मैं समझता हूँ कि हमारा जो मौक़िफ़ था, जो तंज़ा था, जो हमारी अप्रोच थी, वो अब दुरुस्त साबित हो रही है। हम ये समझते हैं कि कोरोना को रोकने के जो तरीके मुस्तकिल शुरू हुए होते हैं, जिन ममालिक ने कोरोना को ज़्यादा फैलने से ठीक है, हम कोशिश करेंगे नए सिरे से आपसे इस बारे में बात कर सकें। थोड़ा सा गुफ्तगू करना जा रहा था। बहरहाल सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि सिचुएशन तशवीशनाक है, बहुत सारे इक़दाम ऐसे हैं कि जिनके बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा, उनको इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। और चूँकि बात हो रही है सिंध भर में सेहत की सहूलतों की, एक मामला, लेकिन जिस तरह आज हमने इस शो में भी अब तक जो वक्त हमारा गुजरा, हमने बात की है अमूमी रवैये की, हमने बात की है माफियाज की। ज़रा पंजाब से मुतालिक हम अब सवाल करते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। माफिया तो हर जगह पर है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है या नहीं? मुसरत जमशेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुसरत साहिबा, ये फरमाइएगा कि पेशावर में तो खबर रिपोर्ट हो जाती है कि प्लाज्मा बेचा जा रहा है वहाँ पर, और इससे पहले हमने भी इस्लामाबाद की बात की, और हम हमारी रिपोर्टर जिन्होंने भी बताया कि फेसबुक पेजेस हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि ये मामला पंजाब में भी हो रहा होगा, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में ही हो रहा है। आपकी नज़र से ये मामला गुजरा है, आपकी हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है या अभी आप लोग भी सोच रहे हैं कि एक्शन लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने फरमाया कि पेशावर में इस तरह की कोई चीज़ रिपोर्ट हुई है जो कि मेरे नॉलेज में नहीं है, तो पेशावर में अगर रिपोर्ट हुई है तो केपी के गवर्नमेंट इस पे ज़रूर एक्शन लेगी। और जहाँ तक रहेगी पंजाब, तो पंजाब में इस तरह का भी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ये बात किसी हद तक ठीक है कि अफवाहों का बाज़ार बहरहाल इतना गर्म है कि लोग इन चीज़ों को हकीकत समझने लग पड़ते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ पंजाब में रिपोर्ट हुई, तो पंजाब की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस पे बर वक्त ऑलरेडी उन्होंने, जैसे एक्टेमरा इंजेक्शन का इशू आया तो CM साहब की वाज़ेह हदायत पे फिर जो हमने हिकमत अमली और जो मनसूबाबंदी की वो बड़ी खुशाइंद है। और पब्लिक से और मीडिया से बड़ी हमारे इस तरह के जितने भी पब्लिक की बेटरमेंट के लिए जितने भी इकदाम हैं उनको बड़ा सराहा गया। ये प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। मुतमईन कैसे, किस तरह से? क्योंकि ये खबर है अभी भी कि इस सब के बावजूद भी पाबंदी है, लग गई, फिर भी इसकी ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। तो फिर अब ये बताइएगा, जो डॉक्टर एक्टेमरा खुद से तजवीज़ करे
या कोई शख्स खुद से उसका इस्तेमाल करना चाह रहा हो, फिर उसको रोकेंगे कैसे, या फिर एक्शन हुआ तो अब तक क्या क्या कुछ किस किस के अगेंस्ट एक्शन लिया गया, कुछ इस बारे में बता दें। देखें, मैंने अर्ज़ किया कि जो एक्टेमरा इंजेक्शन है इसके शुरू में जैसा कि इस मुल्क में जब किसी ने एक जड़ी बूटी का नाम लिया तो वो भी मार्केट में शॉर्ट हो गई, और ये पूरी दुनिया में र्यूमर्स रिगार्डिंग कोरोना ट्रीटमेंट वो जंगल में आग की तरह फैलती हैं। लेकिन पंजाब में जब एक्टेमरा इंजेक्शन की शॉर्टेज पाई गई, और ये शुरू में तो ये बिल्कुल रियलिटी थी कि जिस तरह से इस कंपनी ने पैसे भी बहुत ज़्यादा लिए और मासूम लोगों को, और जाहिर है जब ज़िंदगी का मामला होता है तो लोग फिर पैसों को नहीं देखते। लेकिन अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी मेडिकल स्टोर पे, किसी प्रेस्क्रिप्शन पे किसी को ये इंजेक्शन दस्तयाब नहीं हो सकता, इस पे पाबंदी है। लेकिन गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि हम एक तो पहले 1000 पेशेंट का ट्रायल बेसिस पे ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी इंजेक्शन लगने की, फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब गवर्नमेंट अपने जो पेशेंट्स हैं उनको लगाएगी, और उसके साथ हॉस्पिटल्स अपनी रिक्वायरमेंट जो देंगे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट फिर उन हॉस्पिटल्स को वो प्रोवाइड करेंगे। अब कोई भी इनको किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी जगह पे ये दस्तयाब नहीं है, और हम मेक श्योर करेंगे कि आगे इस तरह की कोई चीज़ इंशाल्लाह उसके कोई शवाहिद भी ना मिले, और कोई चीज़ जो अगर खुदा ना खास्ता कहीं रिपोर्ट हुई तो हम उसको फिक्स करेंगे। पिछले सवाल में भी आपने कहा अगर रिपोर्ट हुई, अब भी आपने कहा अगर रिपोर्ट हुई। मैं आपको यहाँ पर फिर कह देता हूँ, आप अपने ही आईडी से, आपने किसी जानने वाले की आईडी से, फेसबुक आईडी से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी एक पोस्ट लगा के देख लीजिए कि आपको एक्टेमरा चाहिए, आप पोस्ट लगा लीजिए प्लाज्मा चाहिए, आई एम श्योर वहाँ पर रिस्पॉन्ड आएगा। फिर भी अगर आप कहते हैं कि अगर केस सामने आया, अगर ये मामला हो तो हम एक्शन लेंगे, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस अगर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर बात अगर ही की है तो आपको नहीं लगता कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और कहा यह क्या था कि अगर केसेस बढ़ेंगे तो पंजाब में लॉकडाउन होगा। केसेस तो बढ़ गए हैं, पंजाब में लॉकडाउन होगा, क्योंकि आप लोगों की गवर्नमेंट ने जिस तरह से पहले लॉकडाउन किया है, उम्मीद लोग कर रहे थे कि शायद लॉकडाउन दोबारा होगा, कि लाहौर एपी सेंटर है। कोरोना को कंट्रोल करना है तो फिर मामला तो आपको SOPs की तरफ ले जाने पड़ेंगे। देखें, पंजाब का जो अगर मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूं, WHO ने इसको एंडेमिक करार दे दिया। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी नाउ, इट लुक्स लाइक दैट। और हमें अब सीखना है हाउ टू लिव विद कोरोना। और पंजाब ने जितनी भी डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कोरोना की है बड़ी मैच्योर, बड़ी बरवक्त, और कोई भी फैसला हमने ऐसा नहीं किया जो हमें वापस लेना पड़ा हो। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, और स्मार्ट लॉकडाउन ही एक सोल्यूशन है। और इससे अगली सोल्यूशन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जहाँ पे कोरोना पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है उनको हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे, प्लस SOPs पे बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, बिकॉज इसका एक ही सोल्यूशन है, और वो है पूरे मुल्क को बंद करना, लॉकडाउन कर देना। वो इसका हल नहीं है। हल ये है कि SOPs पे अमल दरामद कराया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कंसर्न नाउ कि कोई सर्विस, किसी किस्म की सर्विस, लोगों को बाहर निकलने की फैसिलिटी भी नहीं होगी विदाउट मास्क। और हम ये इंश्योर करेंगे कि तमाम पब्लिक प्लेसेस पे, तमाम मार्केट्स के अंदर जो भी वायलेशन करेंगे उन्हें करार वाक़ई सजाएं भी मिलेंगी, उनको जुर्माने भी होंगे। और फिर उन लोगों के हम एज ए पनिशमेंट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो उनके कारोबार बंद करेंगे जो SOPs को फॉलो नहीं करेंगे। सीरियसली कंसर्न पंजाब गवर्नमेंट। किरण, आपको याद है कुछ दिन पहले हमने फैसलाबाद की बात भी की थी, हमने बहुत से और शहरों की बात भी की थी जहां पर SOPs पर अमल दरामद करने के नाम पर करंट के झटके लगाए गए थे। अभी उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बड़े मैच्योर स्टेप्स लिए। वेरी मैच्योर। आगे की बातें अपोजिशन से पूछें वो बताएंगे कैसे रहा मामला। अच्छा जी, बड़ी कंफ्यूजन रही किस बात पर कि किस तरह से मवेशियों की खरीदो फरोख्त होगी, थोड़ी क्लैरिटी आई। अब ये जानिए कि बकरीद होगी कब। ये जो चांद से पहले चांद दिखने वाली बात है ना, जब जब हम ये करते हैं तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा कर लेते हैं कि डेट्स का अनाउंसमेंट हो गया है या शायद उसके करीब है। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा होगी कब, ये सब कुछ पता चल रहा है जनाब। 31 जुलाई बरोज़ जुमा, ये पता चला। तो इसी बारे में मज़ीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास, प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि कौन सी डेट है, डेट सही करके बता दीजिएगा आप। एक तो ये, दूसरी ये कि फवाद चौधरी साहब ने इस बार भी जल्दी जल्दी से बता दिया है। देखें किरण, ईद उल फितर में जो कंट्रोवर्सीज चलती थी, चांद नजर आया, एक सूबे में एक दिन ईद है, दूसरे सूबे में दूसरे दिन ईद है, उस कंट्रोवर्सी को पहले फवाद चौधरी ने खत्म किया जब से वो
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बने हैं। ईद उल फितर की जो तारीख उन्होंने अनाउंस की थी उसी तारीख पर ईद हम सब ने मनाई, और अब ईद उल अजहा की तारीख भी फवाद चौधरी ने वक्त से पहले बता दी है। 31 जुलाई 2020 बरोज जुमा को ईद उल अजहा होगी। 21 जुलाई को जिलहज का चांद कराची और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में दूरबीन से वाज़े तौर पर दिखाई दे सकेगा, और इसी इलाके में कई लोग जो है वो आंख से भी ईद उल अजहा के चांद को देख सकेंगे। चांद की लोकेशन के लिए जो रुयत ऐप है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये वाजे हो गया है, फवाद चौधरी ने आज इसका ऐलान कर दिया है कि 31 जुलाई को ईद होगी। 21 जुलाई को यानी 10 दिन पहले जिलहज का चांद कराची और उसके गिरदोनवा में दूरबीन के जरिए और कई इलाकों में आंखों के जरिए भी देखा जा सकेगा। अब्बास, यानी बहस से अब ठीक है, ये सवाल जो मैं अब्बास शब्बीर से करने जा रही थी ना, मैं फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे इसके ऊपर बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपने एक बार फिर बहस शुरू होने से पहले बहस खत्म कर दी, चांद से पहले चांद का ऐलान कर दिया। नहीं, एक्चुअली ये बहस शुरू वाला मामला नहीं है। ये तो हमने देखें, ये जो सारी तारीखें हैं ना, ये तो हमने पिछले साल से दी हुई, और हमारा अगर आप कैलेंडर खोलेंगे तो जो पिछली ईद भी थी वो ये नहीं था कि मैंने को दोपहर 12 बजे अनाउंस कर दी थी। मैंने बताया था कि ये जो ईद है ये पिछले साल हमने जो कैलेंडर दिया था उसमें सारी डेट्स मौजूद हैं। ये तो एक साल पहले अनाउंस थे, तो वो तो जस्ट कह लें कि इसको रीट्रेट किया, जरा याद कराया दोबारा। फवाद साहब, आप ऐलान वक्त से पहले कर देते हैं, और ज़ाहिर है जिन्होंने ऐलान करना होता है और जिनके ऐलान का इंतज़ार होता है, हमने अभी छोटी ईद पर भी देखा वो रात को बड़ा लेट ऐलान हुआ, इससे भी ज़ाहिर है लोग बड़ा परेशान होते हैं। आपकी ख्वाहिश क्या है, इस मिनिस्ट्री की ख्वाहिश क्या है कि इस चीज़ को किस तरफ लेकर जाएं कि इतनी कन्फ्यूजन ना फैले? फिर हमारी तो ख्वाहिश ये है कि सर्टेनिटी हो, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि आप साइंस को, टेक्नोलॉजी को उसको इस्तेमाल करें, उसकी अहमियत को समझें, उसकी कदर को समझें। और ये जो छोटे छोटे हमने मसले की झगड़े पाले हुए हैं, ये जो छोटे छोटे हमने अपनी ईगोज के एक जो है वो समझिए कि उनको पालने के लिए हमने रखे हुए हैं, उनको हम खत्म करें। लेकिन फवाद साहब, रोयत हिलाल कमेटी ये अपना काम करती रहे या ये अपना काम करना छोड़ दे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि रोयत हिलाल कमेटी भी ने भी अगर काम करना है तो वो ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो ये जो है ना कि पुरानी दूरबीन हलाल है, नई दूरबीन हराम है, ऐनक हलाल है और जो है वो पुरानी दूरबीन हलाल है। ये झगड़ा मान ना करें। आप कहें कि जी ये इस्तेमाल हो सकता है, इसकी अहमियत को रिकग्नाइज करें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे उलमा है, इस्लाम का जो दौरे अरूज था वो क्या था? वो था कि जब उलमा जो थे, जब जो हमारे जो मौलवी साहबान थे, वो सब लोग खुद मॉडर्न जो तालीम है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसकी वकालत करते थे। और इस्लाम का सुनहरी दौर वो था जब हमारे उलमा जो थे वो सोसाइटी को लीड कर रहे थे साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो हमारे इस वक्त और जयद लोग हैं, वो हमारे कौम को ये ना कहें कि टेक्नोलॉजी हराम है और साइंस हराम है। वो कहें कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो क्योंकि तमाम जो इल्म है उनका माखज़ कुरान है, और हमारा जो ईमान का ये हिस्सा है कि जो हमारा मजहब है, जो हमारा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने जितना इल्म के ऊपर एम्फेसिस किया है, जितना उन्होंने अकल के ऊपर एम्फेसिस किया है, दलील के ऊपर एम्फेसिस किया है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो उलमा है वो भी उसी रास्ते के ऊपर चले जो दरअसल इल्म का रास्ता है, वही इस्लाम का रास्ता है। ठीक। अच्छा फवाद साहब, ये तो एक मामला था जिस पर हमने आपसे गुफ्तगू की, मैं चाह रहा था कि उनके साथ मौजूद हैं, एक और मामले पर कमेंट आपका ले लूँ। कुछ देर पहले सर हमने पेशावर से खबर रिपोर्ट की थी कि वहाँ पर जो टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के, उनके नताइज 10-10 दिन बाद आ रहे हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी के रिजल्ट्स में ताखीर है। आपकी नज़र से ये मामला गुजरा है, और अगर है तो व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए ना, अभी तो इसलिए है ना, दो प्रॉब्लम है। एक तो तादाद होगी बहुत ज्यादा, हमारे जो लैब्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। अब सिर्फ लैब्स होना काफी नहीं है, लैब्स के साथ आपको टेक्नीशियन चाहिए जो ये टेस्ट कर सके। आपके पास इतने टेक्नीशियन नहीं है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे इस वक्त जो प्रॉब्लम नहीं फवाद साहब, लेकिन अगर सिर्फ 3000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं केपी में, तो फिर तो ये मसला नहीं होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स मसाइल और इस तरह के मसाइल।
मुझे नहीं पता उनकी लेबोरेटरी की क्या सिचुएशन है। अगर एक ही लेबोरेटरी है तो फिर 3000 टेस्ट बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं ना उनके कितनी लेबोरेटरीज हैं, कितने उनके पास टेक्नीशियंस हैं। लेकिन एक ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो दो मसले हैं। एक तो टेस्ट महंगे हैं, फिर हम टेस्ट अपनी इम्पोर्ट कर रहे हैं जो इंशाल्लाह अगले 3 हफ्तों में हम अपनी चूँकि बहुत बड़ी तादाद में हमारी कमर्शियल अपनी अवेलेबल हो जाएंगी तो इम्पोर्ट कम हो जाएगी और 1/3 प्राइस भी इसकी टेस्ट की जो है वो तकरीबन कम हो जाएगी। और दूसरा जो है वो ये है कि फिर हमारे जो टेक्नीशियन हैं और पीसीआर लेबोरेटरीज हैं उनकी इस्तेदाद को बढ़ाना, यही ज़रूरत भी है वक्त की। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, साथ मौजूद थे आप। और जिस तरह आपने भी खुद कहा किट्स हमारी बनेंगे, आपने इससे पहले भी हमारे शो में कहा था और अब आप कह रहे हैं ये जो टेक्नीशियंस हैं ज़ाहिर है वो भी उनको भी ट्रेन किया जाएगा। कोरोना से बचने के लिए बहुत सारी एहतियात इख्तियार करना, रश न लगाना। इसी सिलसिले में हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है अब ये जानिए। कोरोना वार्ड में दाखिल मरीजों की आदत के लिए तीमारदार आए, इसके लिए बड़ी सहूलत है। बराह रास्त वीडियो कॉल के लिए काउंसलिंग रूम बनाया गया है। अब ये काम किस तरह से करेगा, दीगर मामलात क्या हैं, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल आसिम खान साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। ये फरमाइएगा, पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि लेडी रेडिंग अस्पताल में कोरोना के कितने मरीज ज़ेरे इलाज हैं? जी थैंक यू सो मच। इस टाइम जो हमारा कोरोना कॉम्प्लेक्स है जो हमने इस्टेब्लिश किया है, इट कंसिस्ट ऑफ 205 बेड्स। उसमें हमारे पास अभी जो पेशेंट्स हैं वो 78 हैं, जिसमें पॉजिटिव पेशेंट्स हैं 35 और जो मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स हैं 25। वो हमारे पास फ़िलहाल जो आईसीयू में है वो वेंटिलेटर पे हैं। जो कुल तादाद है पेशेंट्स की तो वो 78 है जी। ओके। और जिस खबर की अब हम बात कर रहे थे कि जो अटेंडेंट्स हैं या जो फैमिली का कोई भी शख्स है जो कि मुलाकात करना चाहता है, ज़ाहिर है ख्वाहिश होती है आप अपने पेशेंट से बार बार मिलें, हाँ एग्जैक्टली कंसर्न होते हैं, आपको उनकी हालत के हवाले से पूछना चाह रहे होते हैं। और ये बड़ा अच्छा स्टेप आप लोगों ने लिया कि अब उनकी वर्चुअल मीटिंग कराते हैं। थोड़ा सा बताएंगे डेली कितनी मीटिंग्स होती हैं और एक मीटिंग के लिए कितना टाइम होता है? जी बिल्कुल, ये प्रोफेसर नौशरवान बरकी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, उन्होंने जो कुछ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हुई थे, तो उसने कहा था कि बजाय इसके कि हम अटेंडेंस से और पेशेंट से एक्सपेक्ट करें, ख़ुद से स्टार्ट लें। ख़ुद से स्टार्ट ये लें, जो कम्युनिकेशन गैप है जो अटेंडेंट्स और पेशेंट के दरमियान था, उसको हमने ब्रिज करने के लिए काउंसलिंग रूम, हमने काउंसलिंग सेक्शन बनाया है। 2 काम इसमें होते हैं, एक हम पे अटेंडेंट्स जो होते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, दूसरा अगर वो चाहें तो हम उनकी जो है ना उसी टाइम लाइव वीडियो कॉल पे बात करवा सकते हैं। ना सिर्फ वो पेशेंट के साथ अपने बात कर सकता है, वहाँ पर जो तिब्बी अमला है उससे भी अपने पेशेंट के बारे में, इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में वो बात कर सकता है। रिसेंटली हमने स्टार्ट लिया है, तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं। 100 से ज़्यादा हमने जो है ना वीडियो कॉल्स की हैं, 100 से ज़्यादा अटेंडेंट्स को हमने यहाँ पर फैसिलिटेट किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। आसिम साहब, ये भी ज़रा सा आप हमें बताइएगा कि लोग कितने मुतमईन हैं या कितने खुश हैं इस सहूलत के मिलने के बाद। दूसरे ये कि जो कोरोना पेशेंट है उसको बात करते में दिक्कत होती है, उसका सांस फूलने लग जाता है, तो उसको भी थोड़ा टाइम लिमिट करने के लिए आप लोगों ने कुछ करके रखा है? दोनों बातें बता दीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि अटेंडेंस इंतहाई इसके, जिस तरह मैंने कहा कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अटेंडेंस खुश हैं, वो मुतमईन है, बहुत ज़्यादा मुतमईन है। ना सिर्फ अटेंडेंस मुतमईन है, जो पेशेंट है वो अगर अपने बेटे के साथ लाइव बात करता है, ज़ाहिर है अगर अंदर कोई अटेंडेंट जाता है तो वो प्रॉपर PPE किट पहन के, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो पेशेंट होता है वहाँ पे उसको मेंटल जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है कि ये क्यों, मतलब इतना PPE किट पहन के यहाँ पर आया है। जब लाइव बात करता है तो वो इंतहाई खुशगवार मूड में होता है। वो जो उनके फैमिली मेंबर्स आते हैं ना किसी कोरोना पेशेंट के, तो जब वो जा रहे होते हैं वापस बात करने के बाद में, वो उनका जो एक रवैया होता है, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, थैंक्स करके जाते हैं, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज। आप जरा क्वेश्चन दोहराएं, आपकी आवाज़ मैं ये पूछ रही हूँ कि जितने भी लोग बात करके जाते हैं अपने फैमिली मेंबर से, जब वो जाने लगते हैं तो आपका जो दीगर अमला है वो उनको थैंक्स करके जाते हैं, जज़ाकल्लाह कह के जाते हैं, खुश होके जाते हैं। जाहिर है उन्होंने अपने प्यारे से बात कर ली, इतना तूफान है सोशल मीडिया पर कि पता नहीं किस तरह से रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं तो फिर उनके फीलिंग्स तो डिफरेंट होते होंगे ना। जी बिल्कुल, जो मुझे समझ आ रही है आपकी क्वेश्चन की, तो ये है कि डेफिनेटली इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अटेंडेंस के बजाय पेशेंट को होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं वो मेंटल स्ट्रेस के साथ और डिप्रेशन के साथ होते हैं। जब वो बात करते हैं अपने बेटे के साथ, प्यारों के साथ,
तो उनको जो है ना वो मेंटल एक रिलीफ मिलता है। सही। और ये जब भी मतलब ये अटेंडेंट डिमांड करे तो हम उनकी बात करवा सकते हैं। ओके, लेकिन बताएं कि आप बात करा सकते हैं, आपने सेटअप किया हुआ है, यानी मैं ये समझूं कि पेशेंट के पास खुद एक मोबाइल फ़ोन नहीं है, खुद वीडियो कॉल नहीं कर सकता फैमिली से, वो आप लोग ही कराएंगे? आपकी आवाज़ कट रही है, लेकिन इस तरह है कि पेशेंट मतलब अगर वो प्रॉपर असेसमेंट के बाद उसको हम परमिशन देते हैं कि वो बात करे। नहीं आसिम साहब, मैं ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि क्या एक पेशेंट जब चाहे खुद से अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता, वीडियो कॉल नहीं कर सकता, फ़ोन उसके पास नहीं होता? वीडियो कॉल की फैसिलिटी 24 आवर्स अवेलेबल होती है, वो जब भी चाहे तो वो बात कर सकता है। ठीक, बेहद शुक्रिया आसिम साहब साथ मौजूद थे और आपने कहा कि जितनी बार चाहे बात कर सकते हैं, जितनी बार चाहे अटेंडेंट पेशेंट से बात कर सकता है। और ज़ाहिर किरण आपने भी दुरुस्त कहा, वो अटेंडेंट खुश होता होगा जब पेशेंट से और डॉक्टर से मुलाकात या बात होती है। फीडबैक फॉर्म होना चाहिए और दोनों तरफ का होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जिसने फैसिलिटी जिसने अवेल की है ना, उसका रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी है। ये जो हम बात करते हैं ना कि दिली इत्मीनान, करार किसी भी बात के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान, खुशियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो चकाचौंध है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो बहुत पैसा है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि किसी के पास में बहुत शोहरत है, लोग उसको पहचानते हैं, लाखों और करोड़ों में उसके फॉलोअर्स हैं, तो ये तो ब्राइट स्टार है, इसने तो सब कुछ हासिल कर लिया, ऐसा नहीं है। जहनी उलझन, अकेलापन किसी को भी हो सकता है और फिर वो उसको ले जा सकता है अंधेरों तक। दो खबरें एक साथ आई इन 2 दिनों में, एक सबिहा खानम साहिबा का इंतकाल और दूसरी भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मुबैना तौर पर खुदकुशी। लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन तबई मौत होने में और अपनी जान लेने में बड़ा फ़र्क होता है। खुदकुशी की वजह क्या थी इनके अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन सुशांत को जितने भी लोग याद कर रहे हैं, उनके ऊपर जितने भी लोग बात कर रहे हैं, सबको अफसोस है, क्योंकि बहुत इम्कानात थे इस अदाकार के बहुत आगे जाने के, लोग बहुत सराहने लगे थे। अभी पिछले दिनों इरफान खान उनका इंतकाल हो गया, लोग उस गम से नहीं निकले थे। ये उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक खबर ऐसे आ गई कि एक ऐसा अदाकार जो बहुत बासलाहियत था, वो इतना तन्हा था। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत कुछ चल रहा है, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। हमको फिल्म क्रिटिक उमर अलवी ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर आई, लोग हिल के रह गए। जिन लोगों ने सुशांत की फिल्म जैसे भी हो नहीं भी देखी थी, उनको नहीं भी पहचानते थे, उनको भी दुख हुआ। और यकीन नहीं आता, एक ऐसा शख्स जो बैट उठा के, और आम से भी फुटेज में आप देख लीजिए, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जो अपने आप को इतना प्लान्ड होकर के चलता है कि वो अपने हिसाब से काम लेता है कि मैं ध्यान दूंगा, कंसंट्रेट करूंगा, फोकस करूंगा, उसकी तरफ से इस तन्हाई की हद तक जाने वाली खबर का आना इंतहाई अफसोसनाक है। उमर, प्लीज़ सुशांत के बारे में बताइए, इस पूरी खबर के बारे में मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। पहले देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो थे बहुत ही यंग से एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, आउटसाइडर थे। तो एक आउटसाइडर की जो होती है, जब स्ट्रगल होती है एक ऐसे माशरे में, एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आप नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, तो उसको 100% से भी ज्यादा देना पड़ता है। सुशांत के साथ भी यही हुआ। हम आप नहीं जानते कि उनके दिमाग के पीछे क्या चल रही थी। उनकी वालिदा का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, वो भी सब उनके बैक ऑफ द माइंड चीज होती थी। प्लस ये कि किन हालात में, और जो हमारा जिस तरह के हमारा माशरा है कि कोई किसी टॉन्ट कर दे, कोई नेगेटिव कमेंट दे दे, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो लोग जो हैं वो अपने अंदर बर्दाश्त सोख करते रहते हैं, और फिर जब वो फटते हैं तो वही होता है जैसे कि हुआ है। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि अभी क्या उनकी असली वजूहात क्या हैं जिस वजह से उन्होंने ये फाइनल स्टेप उठाया है। लेकिन जो भी है, इससे हमें कुछ सीखने का मौका ये मिला है कि हमें अपने साथ वाले लोगों का ख्याल रखना जरूरी है। अब बड़े बड़े अदाकार और प्रोड्यूसर्स ये ट्वीट कर रहे हैं कि हमने 1 साल से बात नहीं की थी, मैंने 6 महीने से मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। ये मुझे बताएंगे आप, ये तो है अफसोसनाक खबर भी है, लेकिन इससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इतने ऐसे अदाकार का चले जाना कि जिसके बड़े इम्कानात थे कि वो बहुत अच्छा करेगा, अब तक का उनका करियर भी। प्लीज़, एक तरफ तो ये कि उमर उनकी हर मूवी बड़ी डिफरेंट होती थी, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर होती थी, हिट हो रही थी। दूसरी तरफ ये कि एक ख़ास सांचा था कि जो खाली हुआ इरफान खान के जाने से। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी कहते सुना कि शायद ये उस सांचे में बैठ सकते थे, सौन चिड़िया और इस तरह के कुछ मूवीज़ की वजह से। तो मुझे ये बताइए कि ये खला कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा एक डेंट पड़ा है? देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत जो थे, वो जो यंग जनरेशन है उसके लिए रोल मॉडल थे।
तो इरफान खान थोड़ी ज्यादा उम्र उनकी थी, ऋषि कपूर उससे ज्यादा बड़े के थे, लेकिन ये जो थे आज की जनरेशन थी, खास तौर पर जब उन्होंने धोनी वाली फिल्म की है उसके बाद से तो वो एक तरह से हार्ट थ्रॉप बन गए थे कि हर आदमी चाह रहा था कि वो उनकी अगली फिल्म कौन सी आए, तजस्सुस था कि अगला रोल क्या होगा। पीके में छोटा रोल था जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी मशहूर हो गए थे वो सरफराज की वजह से, और इसी तरह से उनकी अभी एक और फिल्म आई थी केदारनाथ जो कि पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी, बहुत अच्छी चली हुई थी। तो उनकी इस ऐसे आदमी की वजह से जो आप जिसको आप एक तरह से बॉय नेक्स्ट डोर कह सकते हैं, उसके चले जाने से जो है अब एक खला तो पैदा हुआ है, लेकिन ये कि इस खला को किस तरह पूरा करना है वो इसी तरह से कि हम अपनी तरफ से कोशिश ये करें कि हम दूसरे लोगों को जो जिन पे हमें सस्पेक्ट है कि डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं या मेंटल हेल्थ इनकी खराब हो सकती है, उनसे बात करें, उनकी तरफ जो है तवज्जो ज्यादा दें, अपने ऊपर से कम करें तवज्जो अपनी। इसलिए कि अगर वो लोग भी चले गए तो फिर दुनिया में जो है वो तो अफरा तफरी का आलम ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मेरे एक बात और भी बताइएगा, भी लास्ट मूवी जो इनकी आई मेरे ख्याल से उसका नाम छिछोरे उसका नाम, तो उसमें भी वो एक डिप्रेशन से लड़ता, परेशानी से लड़ता हुआ एक किरदार है। तो ये सुशांत तो अपने हर कैरेक्टर को इतना फील करके निभा रहे थे, अदा कर रहे थे, इसलिए भी लोगों को पसंद आ रहे थे, ये भी एक रीज़न थी। तो वो वहाँ से जो भी कुछ एसेंस लिया वो उसको कैरी नहीं कर सके, वही इमोशनल प्रेशर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर भी कमेंट कीजिए प्लीज़। देखिए हो सकता है, हमें कुछ नहीं अंदाजा कि वो क्या हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म की थी जो उनकी अभी रहती है आना, प्लस नेटफ्लिक्स की भी उन्होंने फिल्म की थी ड्राइव जो उसके ऊपर मौजूद है। हमें नहीं पता वो क्या चीज ट्रिगर की है उनको, लेकिन उमूमन सुसाइड्स के अंदर जो है लोग जो है वो एक नोट छोड़ के जाते हैं, बता के जाते हैं कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन सुशांत जो है उनका ऐसा भी, पुलिस ने जो सर्च किया है उनका अपार्टमेंट पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके जो दोस्त हजरात हैं, जो करीब लोग हैं उनके, उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी वालदा को बहुत मिस कर रहे थे। प्लस ये कि 2016 में उनकी जो गर्लफ्रेंड था ब्रेकअप हुआ था, वो उनके लिए बहुत इम्पैक्ट हुआ था। और पिछले एक हफ्ते पहले उनकी अपनी जो मैनेजर थी उसने भी खुदकुशी की थी। तो हमें नहीं पता कि वो क्या कौन सी चीज थी। हो सकता है वो तीनों का मिक्स करके जब उसके ऊपर पड़ा हो तो उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया हो, या कोई और भी वजह हो सकती है जिसकी बिना पर उन्होंने ये किया है। अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन देखिए एक अच्छा एक्टर चला गया और उससे हमें अफसोस हो रहा है। और ये बेहिसी की एक मिसाल ही है जो भी कुछ हो गया। उमर थैंक यू सो वेरी मच। जो भी हो, अगर हम सिर्फ बॉलीवुड कर लें तो 3 पीढ़ियों के 3 लोग चले गए, और कैसे गए। ऋषि कपूर एक जनरेशन, एक इरा, इरफान खान एक अलग इरा, और फिर ये तो एक नौजवान अदाकार, और बहुत जिसको कहना चाहिए, मैं दोहरा दूं कि जिसके बड़े इम्कानात थे। तो ये आज जो खबर थी, हमने सोचा कि हम इसके ऊपर लाजमी बात करेंगे जनाब। लेकिन अब हम जरा वापस आएंगे अपने देश में, अपने मसाइल और के ऊपर। जिस तरह से हम यहाँ पर कोरोना से लड़ रहे हैं, और ज़ाहिर आज हमने पूरे शो में माफिया से मुतालिक तो बहुत बात की है, और एट द सेम टाइम हमने ये बात की है कि ज़रूरत क्या है। ज़ाहिर है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, ज़रूरत ज़्यादा है। पल्स ऑक्सीमीटर कमी है, ज़रूरत ज़्यादा है। इस दौरान बहुत से इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जितना भी काम कर ले वो काम बहरहाल कम है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अच्छे काम को सराहना भी चाहिए। तो अल-खिदमत फाउंडेशन की आज हम बात करेंगे किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी जारी है मरीजों को, पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो दिए जा रहे हैं। खिदमत इंसानियत के इस अहम कदम पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन के अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का सर। जिस तरीके से अल-खिदमत काम कर रही है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे बताइएगा स्टैट्स क्या हैं इस वक्त के, कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप लोगों की तरफ से दिया गया है पल्स ऑक्सीमीटर, जिनको आपकी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है और बार बार रिप्लेस किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ज़ाहिर इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, घर में वो हो सकते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन घर में भी जो लोग रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम आने का चांस होता है कि उनकी सांस में मसला हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और पल्स ऑक्सीमीटर, उनकी ऑक्सीजन की मकदार नापने के लिए, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़रूरत पड़ जाती है। अब अफसोस की बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने तो अस्पतालों में पिछले 3 महीने में इतनी तैयारी भी नहीं की, वो जो है वो 300 बेड बना सकती है ऐसे जिनमें ऑक्सीजन लोगों को दिया जा सके। अफसोसनाक बात है। जो काम 60-70 सालों में नहीं हुआ, 3 महीने में कैसे होता? नहीं सर, सब कुछ हो सकता है। ऑलरेडी ये सारे सिस्टम मौजूद होते हैं अस्पतालों के अंदर। सिर्फ आपको कुछ अस्पतालों को, मसलन अब्बासी शहीद अस्पताल है, इसको क्यों नहीं पूरे के पूरे को कोरोना का अस्पताल बना देते? यहाँ पर आपको तकरीबन 1500 से लेकर 1000 लोग एड्रेस हो सकते हैं।
ठीक है ना। इसी तरह जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, तो भाई अब 3 महीने गुजर गए ना, सारी बातें आवाम से कहते रहते हैं लेकिन खुद कुछ भी नहीं करते। तो अब हमने बहरहाल खैर, ये तो हुकूमत के करने का काम है कि लोगों को ऑक्सीजन भी फराहम करे। चले, वेंटिलेटर की हम बात अभी नहीं कर रहे ना, पहला सेकंड स्टेप होता है, ये HDU कहलाते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। इनको बनाने में तो कोई मसला नहीं था, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में भी ये काम हो सकता था और जितने पैसे इनके पास नहीं हो सकता। जब अल खिदमत जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन हजारों की तादाद में मुल्क में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम कर रहे हैं, सिर्फ शहर कराची के अंदर हम सैकड़ों लोगों को दे चुके हैं और अब मुसलसल हमने कहा है कि 15,000 रुपए में ये, अब देखें इसकी कीमत भी बढ़ गई, इसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बना रही हैं, उनके रेट बढ़ गए हैं, उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी नहीं कर सकते। आप लोगों को मार रहे हैं और कंपनियां जो हैं वो लूट मार शुरू करते हैं और आप उनको कंट्रोल ही, उनके प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते। नईमुर रहमान साहब, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसका सरासर फायदा जो है ना वो इस तरह के कंपनीज उठा रही हैं या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उठा रहे हैं कि जो एक दिन का ट्रिपल चार्ज कर रहे हैं। आम दिनों में जो उनके चार्जेस थे या तो उससे कम होता या तो फिर कुछ तो ख्याल कर लेते हैं। सारी दुनिया इस क्राइसिस से गुजर रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये बड़े बड़े जो अस्पताल हैं प्राइवेट, सरकार का तो हाल पता चल गया। अब प्राइवेट अस्पतालों में आगा खान है, ज़ियाउद्दीन है, कोड़ियों के मोल में इनको जमीनें दी गई, इनको सारी जो है फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। जब कौम पर मुश्किल वक्त आया तो कोरोना को ये इसके ऊपर तो ये कर सकते थे ना, चलें फ्री ना करते तो कम से कम उस रेट में कर लेते जिसमें इनको पड़ता है, लेकिन इससे भी कमा रहे हैं। 1.5 लाख रुपए जो है वो एक रूम का किराया इन्होंने रखा हुआ है, 2-2 लाख रुपए रखा हुआ है। कुछ पूछने वाला है अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन मुझे प्लीज रेट है सही, ये तो सर हम इस वक्त हुकूमत को मुर्दे इल्जाम तो ठहरा, लेकिन सर मैं वापस आऊंगा, मैं आपकी काविशों से मुताल्लिक आवाम को बताना चाह रहा हूँ जो आप लोग करें। आपने कहा कि इस वक्त हज़ारों लोगों को दिया जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, थोड़ा सा बताएंगे सर कोई कैसे राब्ता कर सकता है आपसे जिसको ये रिक्वायर्ड, और राब्ता करने की कितनी देर बाद उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है? देखें, हमारा एक तो जो फोन नंबर भी है 111503-504 कराची में, अगर आप कॉल करें तो आपको जो है वो कराची में राब्ता हो जाता है। कुछ और नंबर भी हमने अपने वेबसाइट के थ्रू दिए हुए हैं और इसकी तशहीर भी की हुई है। लोग राब्ता करते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर इस वक्त अवेलेबल है, फला जगह से आप कलेक्ट कर लीजिए। वहां से वो लोग ले जाते हैं, जरूरत पूरी हो जाए तो वापस भी कर देते हैं। 15,000 रुपए का हमने इसको रखा हुआ है, इसलिए कि अब तो और महंगा होता चला गया, लेकिन हमने अब तक जितने लिए हैं वो 15,000 रुपए एवरेज में, लेकिन हम लोगों को फ्री देते हैं और लोगों से ये कहते हैं कि भाई आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो इसके पैसे अदा कर दें और चाहें तो आप रख लें, लेकिन हम आपसे ये चाहेंगे कि जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए वापस कर दें। एंड स्टिल अल खिदमत के पास इस वक्त स्टॉक है? अभी देखें, जाहिर है कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी प्रॉब्लम आ रही है और जो सिलेंडर जहां पर अवेलेबल होते हैं वहां से मिलना भी जो है बहुत मुश्किल हो गया। हमने फिर भी बहरहाल अभी हमारे पास कुछ दिन का स्टॉक तो मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं मुसलसल के इसको खरीदते रहें और अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया, कैपेसिटी बढ़ाने की भी आपकी कोशिश है। जी बहुत शुक्रिया सर, वक्त हो गया, आप साथ बात करते, बहुत अच्छा काम आपकी तरफ से किया जा रहा है। यही अच्छा काम सबको करना चाहिए, यही अच्छा काम अस्पतालों को भी करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल का ही तो काम है फैसिलिटेट करना इस हेल्थ सिस्टम। और किसका एग्जैक्टली। चलिए जब वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात हुई, कल हम दोबारा ही कह देते हैं अगर बाहर निकलें, क्योंकि ज़रूरी समटाइम्स होता है बाहर निकलना, तो प्लीज़ बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो जो एहतियात करे उसकी एहतियात किसी काम की नहीं है। होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।